डायबिटीज एक्चुअल में क्या है? डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। हमारी जो डाइट है उसमें 80% अनाज है और उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आदमी रुक ही नहीं रहा, चलते फिरते फ्रिज का दरवाजा, डब्बा खोला, कुछ गाड़ी में 2 घंटे ट्रेवल करना है तो सामान रख लेता आदमी खाने का, कुछ भूख ना लग जाए। वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर नाउअडेज। बट असल में डायबिटीज किसी को है तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? तो अंदर सेल्स में हो रहा है जो हो रहा है। जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में प्रोटीन के साथ चिपका और जिस सेल में चिपकेगा उसका काम बंद कर दे। किडनी से चिपका तो किडनी का काम बंद, हार्ट में गया तो हार्ट का काम बंद। डायबिटीज एज्ड लोगों की बीमारी है। ऐसा नहीं है। हमारे पास 10-10, 11-11 साल के बच्चे आते हैं, 10 साल की उम्र में 100 किलो वजन है। कि मुझे अगर डायबिटीज हो गया है, हाँ, मैं उसे पूरी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ दोबारा? तो जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, जिसको डायबिटीज है, आजकल बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें लिखा होता है नो एडिड शुगर, लेकिन जब उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं नॉन रिफाइंड शुगर का एक कॉन्सेप्ट लिखा होता है उन्होंने। ये सब प्रोडक्ट तो आदमी को फंसाने के लिए बनाए गए। शुगर फ्री लड्डू में डेट्स के लड्डू बना रहे हैं, तो ग्लूकोज लोड तो है उनका। मेजर चेंजेस हम क्या ला सकते हैं कि हमें डायबिटीज ना हो? सबसे पहला चेंज, हमारा आज का पॉडकास्ट हर उस इंसान को देखना चाहिए जो हेल्दी रहना चाहता है एंड स्पेशली या तो वो डायबिटीज से गुजर रहा है या फिर उसके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है। हमारे आज के गेस्ट मिस्टर लोकेंद्र तोमर डायबेक्सी ब्रांड के फाउंडर हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वेरी यूजफुल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाता है। Recently, they were featured in Shark Tank India Season 2 and now their company is valued over 500 CR. इतना ही नहीं, उन्होंने डायबिटीज़ पे एक बुक भी लिखी है। सो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के ऊपर बात करने के लिए इनसे अच्छे गेस्ट हमारे पास नहीं हो सकते। प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक देखना। हमने इसमें डायबिटीज़, बिजनेस, ओवरऑल हेल्थ एंड डायबिटीज़ में क्या क्या मिथ होते हैं वो सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ के साथ क्या करना है। सो प्लीज़ एंजॉय द शो। वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। थैंक यू। आप डायबेक्सी के फाउंडर हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत यूनिक और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। आपने डायबिटीज़ पे एक बुक भी पब्लिश किया है, प्लस आपका डायबिटीज़ के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब अबाउट डायबिटीज़। तो आई थिंक आज का हमारा पॉडकास्ट प्लस एक फ्री कंसल्टेशन सेशन होने वाला है हमारी ऑडियंस के लिए। तो आज मैं एक होस्ट के साथ साथ एक ना स्टूडेंट की तरह बैठी हूँ यहाँ पे, सो वी कैन लर्न अबाउट दिस जो डेली बेसिस पे हम सुनते हैं बट वी डोंट नो मच अबाउट इट, डायबिटीज़। एंड ऑल्सो यू हैव बिल्ट अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो उसके साथ आई थिंक हेल्थ के साथ साथ हमें एक बिजनेस कंसल्टेंसी भी हमारी ऑडियंस को और हमें मिलने वाली है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। Thank you. I'm also very excited to share few insights which I have learned in my lifetime. सो शार्क टैंक से स्टार्ट करते हैं। शार्क टैंक पे डायबेक्सी जो वैसे तो डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स बनाता है बट उसकी वैल्यूएशन सुन के शार्क्स को डायबिटीज़ हो गई थी। 100 करोड़ की वैल्यूएशन आपने वहाँ पे अपनी प्रपोज करी थी। आई थिंक दैट इज इन सीजन 2 years बैक, राइट? तो अभी अगर हम बात करें तो व्हाट्स द करंट वैल्यूएशन ऑफ डायबेक्सी? सो अभी अगर हम वैसे तो फंड रेज नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक इफ आई हैव टू वैल्यू इट, सो विल वैल्यू एट अराउंड 500 crores. वाओ, अमेजिंग। सो गुड। इन 2 years इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। हर घर में किसी ना किसी को डायबिटीज जरूर होती है, या उन्हें पता नहीं होता बट डायबिटीज होती है जरूर। अगर सिंपल वर्ड्स में जानना चाहूँ, डायबिटीज एक्चुअल में क्या है? डायबिटीज़ एक, अगर हम सिंपलिस्टिक कंडीशन को समझना चाहें तो हमारे ब्लड में पर्टिकुलर क्वांटिटी में ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज एक पर्टिकुलर लिमिट में है। अगर उससे नीचे है तो भी गड़बड़ है और उससे ऊपर है तो भी गड़बड़ है। तो अगर ग्लूकोज उस लिमिट में है तो सब बॉडी के ऑर्गन ठीक रहेंगे। अगर उससे ऊपर बढ़ने लगा तो वो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहेंगे कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे डायबिटीज़। और जब वो वैल्यू से ऊपर जाता है तो बॉडी का सारा सिस्टम पैरामीटर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैनेज करने के लिए फिर बॉडी को और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है।
और एक ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का भी कॉन्सेप्ट आता है. जी। व्हाट इज टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज? तो टाइप 1 डायबिटीज़ उस तरीके की डायबिटीज़ है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका कारण ये है कि हमारी जो पैनक्रियाज़ है वो इंसुलिन नहीं बना रही है। ठीक है, तो इंसुलिन अब हाँ, अब इंसुलिन इंसुलिन इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन. तो इंसुलिन का पर्पस क्या हुआ कि हमने कोई भी खाना खाया, खाना खा के वो पेट में गया, हाँ जी. पेट में उसमें से जो भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज था वो सब निकला, तो उसने पेट में जाके शुगर निकाला. अब वो पेट से ब्लड में गया, तो पेट से जब वो ब्लड के अंदर जाएगा और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में घूमता घूमता उसको सेल्स यूज़ करेंगे कि तो क्योंकि हमारा जो ब्लड का सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट के लिए है. राइट. तो ब्लड से सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ग्लूकोज, तो उसको एक कैरियर चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक मजदूर चाहिए जो उसको उठा के ब्लड से सेल के अंदर डाल दे, तो वो है इंसुलिन. तो अगर बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, हमारी पैनक्रियाज बनाती है, ठीक है. अगर बन रहा है तो हमने ग्लूकोज खाया, खाना खाया, ग्लूकोज आया, वो सेल के अंदर डाल दिया, सेल ने उसको यूज़ कर लिया. तो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट में वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, ओके. तो कुछ भी खाते ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है. और जो टाइप 2 वाला है उसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, तो उसको डायबिटीज़ है. इंसुलिन ना होने से डायबिटीज़ है और ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन होने से भी डायबिटीज़ है. ओके. तो जब ज़रूरत से ज़्यादा डायबिटीज़ होती है तो अब इंसुलिन का क्या काम है, शुगर को उठाया, सेल के अंदर डाल दिया. ठीक है. लेकिन अब से वो हर घंटे बाद जाता है, फिर एक बोरी चीनी डाल के आता है, फिर हर घंटे बाद फिर एक बोरी चीनी डाल के आता है, तो हमारी जो सेल है वो अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं कि भाई मुझे चीनी नहीं चाहिए, मुझे शुगर नहीं चाहिए, तो भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि सेल अंदर ले नहीं रहा है. ये टाइप 2 है जब इंसुलिन ये ज्यादा है. टाइप 2 है. तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं. टाइप ओके. 1 भगवान की कमी के कारण हो जाती है, भगवान ने कुछ गड़बड़ किया. कैसे? तो इंसुलिन नहीं बन रहा है ना, तो मतलब पैनक्रियाज नॉन फंक्शनल है या किसी तरीके से इंसुलिन बन रहा है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. ओके. तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो समझ लीजिए आदमी की गलती नहीं है, भगवान ओके. की गलती है. और टाइप 2 डायबिटीज़ है मतलब वो इंसान की गलती से होती है. इंसान की कैसी गलतियों से टाइप 2 डायबिटीज होती है? सो इसमें हमें फूड को समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इंडिया में हम वेजिटेरियन कंट्री हैं, तो हम जनरली वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल वाली चीज़ें खाएंगे या वेजिटेरियन सोर्स की चीज़ें खाएंगे. तो लेकिन उससे समस्या क्या हो रही है, वेजिटेरियन जब हम बन जाते हैं तो हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, हम ग्रेन्स खाते हैं. सो वी कॉल देम ग्रेनिटेरियंस, वी ईट ग्रेन ऑल द टाइम. तो जैसे सुबह मान लीजिए हमने कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो हम पराठा लेंगे, पराठे के साथ दही ले लेंगे या रोटी के साथ सब्जी ले लेंगे. किसकी बनेगी, गेहूं की. 11 बजे को चाय का टाइम हुआ तो मट्ठी ले ली, बिस्किट ले लिया, चाय ले ली, तो किसका बना, गेहूं का. लंच में रोटी सब्जी, गेहूं या चावल होगा, दाल होगी, अनाज हो गया, ग्रेन्स हो गए. ऐसे ही 4 बजे भी चाय के साथ कुछ ना कुछ अनाज होगा, रात को भी कुछ ना कुछ अनाज होगा. तो हमारी जो डाइट है उसमें 80% अनाज है और उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है. तो इसको कैसे नापते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज लोड ऑफ द फूड. कि जब भी हम कोई फूड खाएंगे तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ेगा. ठीक है. तो कौन सा फूड कितना ग्लूकोज छोड़ेगा उसको हम उसका ग्लूकोज लोड कहेंगे. ओके. तो जो ग्लूकोज लोड है, अब जैसे हमने कहा गेहूं का, तो 100 ग्राम गेहूं का अगर हम आटा खाते हैं तो उसका ग्लूकोज लोड 50 है, मतलब 50 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा. अगर हम 100 ग्राम राइस खाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा. अगर हम 100 ग्राम सफ़ेद चीनी खा लेते हैं तो वो 65 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा. तो अगर आप देखेंगे जो ग्रेन्स हैं उनका ग्लूकोज लोड बहुत ज़्यादा है. और इसकी बजाय अगर हम मूंगफली देख लें, बादाम देख लें, तो उनका ग्लूकोज लोड 2, 3, 4, 5 उस वाली रेंज में. मतलब अगर आपने मूंगफली खाई तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन चना खाया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा. क्योंकि ओके. चने का ग्लूकोज लोड अप्रोक्सीमेटली 35-40 के आसपास है. ओके. तो ग्लूकोज लोड एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड ब्लड शुगर बढ़ाएगा. जैसे ऑमलेट खाया तो ग्लूकोज लोड 0 है अंडे का. ओके. तो अगर आपने ऑमलेट खाया ब्रेकफास्ट में तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं. अगर आपने डोसा खाया तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें डोसा राइस राइस से बना है, राइस का राइट ग्लूकोज लोड ज़्यादा है. ओके. सो बेसिकली हम जो हमेशा सुनते आए हैं कि शुगर कोई ज्यादा खा रहा है तो उस वजह से उसको डायबिटीज होता है, बट यू आर सेइंग कि हम
अनाज ज्यादा खा रहे हैं, इस वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा हो रही हाँ, ऐसे फूड आइटम खा रहे हैं जिनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। हम्म, है। ओके। सो वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लूकोज लोड टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई डायबिटीज़ कैसे हो रही है फूड से। वैसे आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट एक सब लोग जान पाए इस चीज़ को, उसका आंसर आप बताइए ऐसे। जी, डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर हम फूड चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी। अब मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो रोज़ दिन रात ब्लड शुगर बढ़ाता रहता है हमारा, तो हमारी पूरी बॉडी जो है पक चुकी होती है कि भाई मुझे चीनी नहीं चाहिए, और हम ऊपर से डाले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमारी जो फूड हैबिट है वो गड़बड़ है। फिर ये हमें बताई क्यों नहीं जाती? अगर इतना बड़ा मिथ है, हमें जो लगता था कि शुगर खाने से ही डायबिटीज़ हो रहा है, जी। बट आज सामने आ रहा है कि ग्रेन खाने से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ पा रही और है। ये चीज काफी लाइक टाइम से चलती आ रही है। हाँ, जी, तो लाइक पुराने टाइम पे अगर हम देखें तब ऐसे नहीं होता था इतना शायद से, हाँ, कि हमारी अब नानियों को तो होता है, बट उनके मुंह से नहीं कभी सुना कि उनकी सासू माँ को या ससुर को, वो तो कहते हैं कि वो तो हट्टे कट्टे रहते थे, जी। बट खाना तो उनका भी ग्रेन्स ही होता था मोस्टली। पर पहले अगर आप देखें तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एपिसोड ऑफ ईटिंग। मतलब कि अगर हम 2 मूँगफली के दाने खाएँगे तो एक एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। एक बिस्किट खाया तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। सो लेट्स डिफाइन द टर्म एपिसोड ऑफ ईटिंग, कि आप जो भी खाते हो एपिसोड ऑफ ईटिंग है। ठीक है। ओके। तो पहले मैं भी गाँव में रहता था बचपन में, तो हमारे एपिसोड ऑफ ईटिंग बहुत कम होते थे। कि भाई सुबह खेत में जाने से पहले आप खा के चले गए, दोपहर में आके आपने खेत से कुछ आए तब आपने कुछ खा लिया, शाम को 4 बजे थोड़ा दूध पी लिया, और रात को सोने से पहले कुछ खा लिया। तो 4 जनरली एपिसोड ऑफ ईटिंग होते थे, राइट। उससे ज़्यादा नहीं होते थे। आज आप देखो कि फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आदमी रुक ही नहीं रहा है। चलते फिरते फ्रिज का दरवाजा, एक कुछ चलते फिरते डाइनिंग टेबल पे कुछ डब्बा खोला, कुछ कोई आ गया तो उसके साथ। टुडे एंटरटेनमेंट का मतलब है ईटिंग। कोई 2 आदमी आके बैठ गए, यार चाय मंगा लो, बिस्किट मंगा लो। बिल्कुल। कहीं घूमने जाना है तो ईटिंग। गाड़ी में 2 घंटे ट्रेवल करना है तो सामान रख लेता आदमी खाने का, कुछ भूख ना लग जाए। सो वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर नाउअडेज। तो जो डर है हंगर का कि भूख से पता नहीं क्या हो जाएगा, भूखे नहीं रहना। आई डोंट नो वेयर पीपल लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि भूखे नहीं रहना। हंगर इज रियली गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर Even आदमी भूखा तभी पहले रहता है। व्रत भी रखे जाते थे। हाँ जी, हाँ। उपवास का जो कॉन्सेप्ट है, या हंगर इटसेल्फ इज थेरेपेटिक। अगर आपको भूख लगी है मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हंगर। ओके। सो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? हाउ डू आई नो कि मुझे डायबिटीज हो रहा है, या किसी मेरे मेंबर को या मैं नोन को? कुछ एक बहुत जो बेसिक सिम्टम जो सबसे पहले शुरू होता है, कि थकावट सी रहती है, एनर्जी कम फील होती है। ओके। दैट इज वेरी वन सिंपल, कि यार एनर्जी कम सी लग रही है तो क्यों है। दूसरा, एनर्जी कम भी लग रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा है। ओके। पर्सन नीड्स टू गो टू द, पानी नहीं पी रहा है फिर भी ही नीड्स टू गो टू द लू क्वाइट फ्रिक्वेंटली। और ये जो विजिबल है, जैसे गर्दन के पीछे से काला काला सा दिखेगा, जी। वेलवेटी सा स्किन दिखेगा, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि डायबिटीज़ हो रही है। या आंखों के आसपास इधर ब्लैकनेस ऐसा दिखाई देगा, वो इंडिकेट कर वैसे सकता इसका है। क्या रीजन है कि ब्लैकनेस स्टार्ट हो जाती है स्किन पे? सो जो ग्लूकोज है प्रोटीन के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। सो ग्लूकोज प्रोटीन जब एक साथ चिपकता है तो वो ब्राउन कलर बनाता है। ओके। सो वो जो ब्राउन कलर बनता है उसी के कारण आपका बिस्किट ब्राउन होता है, और उसी के कारण आपकी गर्दन भी ब्राउन होती है। उसी के कारण ग्लूकोज और प्रोटीन जो है जब चिपकता है तो अंधापन आता है डायबिटीज़ में, क्योंकि वो लेंस को धुंधला कर देता है। अंधापन भी आ सकता है। हाँ जी, तो ग्लूकोज और प्रोटीन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। ओके। और जैसे ये जो आपने सिम्टम्स बताए, जी, ये लाइक किस स्टेज पे जाके हमें दिखने लगते हैं? कुछ कुछ तो पहले से ही शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप ये समझिए कि हम अगर ब्लड शुगर के वैल्यू की बात करें, सो 80-85 इज़ वेरी गुड रेंज एज ए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, कि 80 to 85 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी फास्टिंग डोज है। ब्लड मतलब जो हम बिना खाए चेक कराते हैं? हाँ, ऐसे बिना खाली खाए पेट? मतलब 10 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद जो सुबह का ब्लड शुगर होगा दैट इज़ ठीक है। फास्टिंग। 10 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए, 12 घंटे इज़ आइडियल। और नॉर्मली अगर जैसे लेट्स से अगर मैं अपना चेक कराना चाहती हूँ, हाँ, तो फास्टिंग कराना चाहिए चेक? हाँ, फास्टिंग एक बहुत अच्छा मेज़र करने का तरीका है, कि जब हम फास्टिंग मेज़र करेंगे तो विल गेट टू नो कि भाई हमारा जो ब्लड शुगर है वो कैसे बिहेव कर रहा है।
खाने के बाद तो वी कैन से कि बढ़ेगा ही, क्योंकि नहीं, वो ऐसा सब ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है खाने के बाद ओके में, अगर सारे बॉडी के पैरामीटर ठीक है। तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 80 टू 85 है तो ठीक है। 85 टू 90 जा रहा है मतलब थोड़ा सा संभल जाए आदमी, ऐसे ही ओके घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर संभल जाए। लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर गया, मतलब कि आप डेंजर जोन में कदम रख रहे हैं। और 100 से ऊपर जाते ही प्री डायबिटीज़ आप एंट्री कर चुके, ग्रांड एंट्री हो गई आपकी प्री डायबिटीज प्री डायबिटीज़ में। ओके और 125 से ऊपर गया तो मतलब डायबिटीज़। तो ये फास्टिंग ब्लड शुगर की हम बात कर रहे हैं। तो ओके 85 टू 90 हल्का सा संभलने की ज़रूरत है, 90 टू 100 डेंजर जोन, 100 टू 125 प्री डायबिटिक, और 125 से ऊपर डायबिटिक। ओके लोकेंद्र जी, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आगे बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ऐसा होता है कि हमेशा की होगा ही होगा बच्चे को, अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज़ तो? प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ओके मतलब कि अगर हम ये देखें कि 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो किसका क्या कारण है, तो हम ये देखेंगे 1-2% लोग ऐसे होंगे, या लेस देन 5% कह लीजिए, जिनको जेनेटिक रीज़न से डायबिटीज़ है, ओके, लेस देन 5। लेस देन ओके, 5%। ऑल राइट। और 5% आप ये लगा लीजिए कि जो टाइप 1 टाइप के केसेस हैं, और 90% केसेस ऐसे हैं जो सेल्फ इम्पोज डायबिटीज़ है। गॉट इट नाउ। वो हमने खुद ही पैदा किया है, हमें खुद ही मजा आ रहा है डायबिटीज़ करने में। खाना चेंज करके अपना। यस। क्या ये सच है कि डायबिटीज़ को हम पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं? हाँ, अब क्योर ना थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सो जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल एंड डायबिटीज़ क्योर, ये दो टर्मिनोलॉजी है। तो क्योर का क्या मतलब है? अगर आप ये कहें कि क्योर का मतलब ये है कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा ब्लड शुगर ना बढ़े। मैं ऐसा समझना चाह रही हूँ कि मुझे हाँ अगर डायबिटीज़ हो गया है, हाँ मैं उसे पूरी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ दोबारा? मुझे जो डोज लग चुकी है, अभी दवाई लग चुकी है, वो मुझे नहीं खानी पड़ेगी इन फ्यूचर? मैं वो समझना चाह रही हूँ। यस यस यस, यूर राइट, ऐसा हो सकता है, और इसको हम डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। ओके। तो अभी हमने बात किया ना कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जाता है। हाँ जी। तो हमारी बॉडी की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है कुछ सर्टेन अमाउंट। तो अगर हम उस ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी के नीचे रहते हैं तो जो हमने ग्लूकोज भेजा वो बॉडी ने कंज्यूम कर लिया। लेकिन उस हैंडलिंग कैपेसिटी के ऊपर जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज आ तो गया बॉडी में, लेकिन काम नहीं है कुछ, तो वो ब्लड में घूमता रहता है। तो अब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। तो जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, जिसको डायबिटीज़ है, वो नॉन डायबिटिक रेंज में पूरी ज़िंदगी मेंटेन कर सकता है बिना दवाइयों के। ओके। उसको ज़िंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ग्लूकोज लोड वाला कॉन्सेप्ट सीख ले। सिंपल। गॉट इट। एंड दैट इज वेयर आई थिंक डायबेक्सी कम्स इनटू प्ले, जी क्योंकि हमारी 3 टाइम हमने रोटी तो खानी है, राइट? जी और उसी से यू आर सेइंग कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है। जी एंड जो डायबेक्सी है वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि हम लाइफस्टाइल में तो चेंज नहीं कर सकते। रोटी खाना सालों की आदत है, जी हम छोड़ नहीं सकते, जी, लेकिन हम उस आटा को चेंज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं के आटे की बजाय डायबेक्सी आटे की रोटी खाएंगे तो जैसे हम ग्लूकोज लोड की अभी बात कर रहे थे, जैसे गेहूं के आटे का 50 है तो डायबेक्सी आटे का मात्र 7 है। ओके तो इतना डिफरेंस है। तो और 40% प्रोटीन है डायबेक्सी आटे में, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ओके और जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप हल्का फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। आप देखेंगे जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया जाएगा, जितना कार्ब्स बॉडी में जाता है उतना हैवी फील होता है, जितना प्रोटीन जाता है उतना उतना लाइट लाइट फील रहता है बॉडी को। ओके तो फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसके कारण ब्लोटिंग रहती है, और ब्लोटिंग के कारण अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा हो गया पेट। सो बेसिकली ये आपका आटा है, बट इसमें गेहूं नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। जो मेन है इसमें 40% नट्स और सीड्स हैं और ओके 40% प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, तो इसलिए जो वो कार्ब कंटेंट है वो लेस देन 15% है। ऑलराइट। अच्छा, एक लोकेंद्र जी मुझे बताओ कि डायबिटीज हम सुन रहे हैं, इतनी वैल्यू होगी, इसको हो गया, जी लेकिन ये होने से होता क्या है? जी। जैसे अब नानी को है तो वो बस कहते रहते हैं मेरी शुगर बढ़ी हुई है, या मैक्स टू मैक्स ये सुने कि उसको बहुत बार यूरिन पास करना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ हाँ बट असल में डायबिटीज किसी को है हाँ तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो अंदर सेल्स में हो रहा है जो हो रहा है, बंदे हाँ, को क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ। तो हम कहेंगे कि डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। ओके। ओके हाँ, साइलेंट किलर। या हम कहेंगे कि डायबिटीज इज दीमक। बाहर से घर साफ सुथरा दिखेगा,
अंदर ही अंदर वो दीमक उसको खाती रहेगी। तो ग्लूकोज इज टॉक्सिक टू द बॉडी। ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जो है अगर बॉडी में होगा तो जैसे अभी मैंने बताया ना, प्रोटीन के साथ चिपकता है और ब्राउन कलर करता जी। है ना। तो ऐसे वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में प्रोटीन के साथ चिपका, और प्रोटीन से तो सारी बॉडी बनी है। आंखें प्रोटीन की बनी है, ये किडनी प्रोटीन की बनी है, ये हार्ट प्रोटीन का बना है। तो जहाँ पे भी जाएगा ग्लूकोज और के साथ ग्लूकोज प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा, और जिस सेल में चिपकेगा उसका काम बंद कर देगा। ओके। तो हम किडनी में गया, किडनी से चिपका तो किडनी का काम बंद। हार्ट में गया तो हार्ट का काम बंद। लीवर में गया तो फैटी लीवर, वहाँ पे काम बंद। दिमाग में गया तो वो मेमोरी ख़त्म। ओके। तो ग्लूकोज टॉक्सिक है बॉडी के लिए, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है चिपक जाता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। सो तो जो हार्ट अटैक और ये किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जी, द मेजर रीजन इज कि ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज होता है। ज़्यादा है। यस। ओके। अच्छा, ग्लूकोज ज़्यादा से तो हमें समझ में आया, कम से भी कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, कम से तो जैसे अगर कम होगा हाँ तो जी। आप अजीब सा फील, पसीने आने लगेंगे, लो एनर्जी फील करने लगेंगे, है ना। तो लो इज़ ऑल्सो डेंजरस। पर लो ऑटोमेटिक नहीं होता, मतलब लो आपको करना पड़ेगा। ओके। दवाई लगा के, इंजेक्शन लगा के लो ऑटोमेटिकली नहीं होता, और हाई भी ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो खा खा के करना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए भगवान ने तो एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाया है, हम ही उसको गड़बड़ कर रहे हैं। इम्बैलेंस कर रहे हैं। वो हमारी प्रॉब्लम है, वो भगवान का कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। सो अभी लाइक यू सेड कि मेन रीजन फॉर डायबिटीज इज आवर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। यस। तो मेजर चेंजेस हम क्या ला सकते हैं कि हमें डायबिटीज ना हो अपने लाइफस्टाइल में? तो सबसे पहला चेंज है कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। ओके। फूड इज न्यूट्रिशन टू द बॉडी, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। फूड इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर फूड एंटरटेनमेंट है तो डायबिटीज़ आपका भाई है। डायबिटीज़ होने वाली है, ओके। या कोई और बीमारी हो जाएगी, मान लो डायबिटीज़ नहीं हुई तो फूड इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, फूड इज़ फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी। अगर ये हम दिमाग में समझ लें तो नाउ वी हैव टू ईट टू नरिश द बॉडी, राइट। नॉट टू एंटरटेन द माइंड। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका सिलेक्शन ऑफ फूड चेंज हो जाएगा। राइट। जब आपके दिमाग में होगा ना, आई एम ईटिंग फॉर द नरिशमेंट, नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। तो जब आप नरिशमेंट के लिए खाएंगे तो अब नरिशमेंट के लिए क्या खाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। तो नरिशमेंट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम प्रोटीन का सोर्स ढूंढेंगे। तो नट्स, सीड्स ही हमें अच्छा लगेगा। अगर हमें विटामिन मिनरल चाहिए तो हम सब्जियां खाएंगे राइट। और कुछ फ्रूट्स खाएंगे, जी। तो दे आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या अब हम जंक फूड खाएंगे, उसमें सिर्फ मज़ा आ रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि फूड इज़ फॉर नरिशमेंट, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर माइंड। तो अगर हम ये चेंज करेंगे तो इमिडिएटली हमारी जो रास्ता जो है, जो पगडंडी है, वो हेल्थ की तरफ जाने लगेगी। सबसे पहला काम। तो दूसरा, हमने कहा कि थॉट प्रोसेस। दूसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आज आप यंग हैं, कॉलेज से बाहर निकले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहती है कि जो भी दुनिया में कोई भी गाड़ी आपको पसंद हो आप ले लो, और गवर्नमेंट आपको फ्री में देगी, दूसरा नहीं लेना है आपको, एक गाड़ी मिलेगी और लाइफ में दूसरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं देने आपको, फ्री में गाड़ी मिलेगी। तो आपको गाड़ी जो भी आपकी पसंद थी आपने ली। नाउ हाउ यू विल टेक केयर ऑफ दैट कार, क्योंकि आपको लाइफ में दूसरी नहीं मिलेगी। तो सेम थिंग, बॉडी भी दूसरी नहीं मिलेगी, एक ही बॉडी मिली है। तो अगर आपको पता है कि एक ही बॉडी मिली है और इसी पे पूरी ज़िंदगी जीनी है हमें, तो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक ही बॉडी है। राइट। तो पहला कि फूड इज़ फॉर नरिशमेंट। दूसरा, वी गॉट जस्ट वन बॉडी, इट्स नॉट रिप्लेसेबल, यू डोंट गेट द सेकेंड बॉडी। तो थॉट प्रोसेस जैसे ही चेंज होगा, आई थिंक लॉट विल चेंज इन लाइफ। दैट्स वेरी थॉटफुल। जो अपनी बुक लिखी है, न्यू थियोरी ऑफ डायबिटीज, जी। आपकी ड्रेस आज भी आपने ये डाली है, इट्स वेरी नाइस। Thanks. सो न्यू थ्योरी क्या है आपकी?
या वो उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हाँ जी। कि जो ये गड़बड़ी कहाँ हुई डायबिटीज़ ट्रीटमेंट की, थोड़ा शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। वैसे तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री हमारी 3000 साल पुरानी है, लेकिन हम जस्ट 100 साल पहले जाते हैं। ठीक है। सो ये समझ लिए 1923-24 उस टाइम पे एक पेशेंट था। वो खाना खाता था, बहुत सारा खाना खाता था, फिर भी वेट लॉस हो रहा था। ओके। पानी पीता था, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन था, है ना? और वेट लॉस भी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, एनर्जी नहीं है आदमी। तो पता क्या है भाई? डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उसको इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, जो बॉडी वेट उसका घट रहा था वो बढ़ने लगा, जो बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन था वो उसका बंद हो गया और वो ठीक हो गया। तो क्या आप समझ में आया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है? राइट। तो मोटा मोटा आज 2024 है तो 1924 में चले जाते हैं, 100 साल पहले। ठीक है। तो 100 साल पहले ये समझाया गया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। उस टाइम पे बॉडी में ब्लड शुगर नापने की टेक्निक तो अवेलेबल थी, ओके। इंसुलिन नापने की टेक्निक नहीं थी। ये तो हमने सिर्फ ये कह दिया कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से ठीक हो गया, इसका मतलब कमी थी या नहीं ये हमें पता नहीं था। और कितनी कमी थी ये भी नहीं पता। कुछ जब हम नाप ही नहीं सकते। हाँ। बट इंसुलिन शुगर हार्मोन नापने की थी? शुगर नापने की थी। अच्छा। शुगर नापना तो हमने 1900 के बाद शुरू कर लिया था। वो कैसे उस टाइम? अच्छा, यही जो अभी आजकल टेस्ट करते हाँ, हैं मतलब वैसे? थोड़े से और डिफरेंट टेस्ट थे, बट पता लग गया था हमें कि भाई ये शुगर नापा जा सकता है। ठीक क्योंकि है। अगर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1850 के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग सीख ली थी। तो फिर ओके। ब्लड की टेस्टिंग ऐसे सीखते सीखते 1900 के बाद ब्लड में हमने शुगर, पहले यूरिन में शुगर नापते थे, ओके। तो फिर ब्लड में नापने लगे। ओके। तो ये साइंस का इवोल्यूशन हुआ। पर 1924 तक ये सब था कि अब ब्लड शुगर नाप सकते हैं, लेकिन हार्मोन नहीं नाप सकते थे, हम इंसुलिन नहीं नाप सकते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन नापने की टेक्निक आई 1975 में, 50 साल बाद। ओके। तो उस टाइम पे एक डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि वो सबका ब्लड टेस्ट करते थे। तो उन्होंने अराउंड 15,000 लोगों का ब्लड टेस्ट किया, डायबिटिक लोगों का, और उन्होंने देखा इनमें तो किसी में इंसुलिन कम नहीं है। और हमें तो 1950 साल पहले बताया कि इनमें इंसुलिन की कमी है। ओके। तो वो यह बड़ा गड़बड़ हो गया यार। हमने तो मतलब बचपन से ये सीखा, वो डॉक्टर थे उस टाइम पे, डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट उनका नाम था, तो कि भाई इंसुलिन की तो बिल्कुल कमी नहीं है। और उन्होंने तो डेटा निकाल दिया, टू मच ऑफ इंसुलिन, उनकी बॉडी में जरूरत से ज़्यादा इंसुलिन था। तो अब ये कैसे हुआ? तो फिर 1990 में ये थ्योरी आई कि ये इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नहीं हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ हो रही है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ ए रिवर्सेबल कंडीशन, वो रिवर्स हो सकती है। तो 1990 के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। 1925 में तो ये बोला था रिवर्स ही नहीं हो सकती, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, और कमी है तो आपको बाहर से देना पड़ेगा। सो जो थॉट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई द न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़, जो मैंने बुक लिखी, दिस इज अ न्यू थ्योरी, न्यू अंडरस्टैंडिंग। और ये भी इतना न्यू नहीं है, 1990 का है, 35 साल पुराना है ये भी, बट वी डोंट नो। Got it. So it will take some time for people to understand, for governments to understand, for policies to make, कि जो thought process है अभी भी हम वो 1925 वाला फॉलो कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, दिस इज प्रूवन साइंस नाउ। ओके। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, अभी हमें भी क्लैरिटी हुई है कि एग्जैक्टली क्या चलता है बॉडी में, व्हाट इज डायबिटीज, और कितना सीरियस इशू है ये। जी हाँ, सीरियसनेस की आपने जहाँ बात तक- की, हाँ जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ मैं आपको। प्लीज। हाँ जी। अभी 2023 में एक सर्वे किया गया और उसमें डेटा पब्लिश हुआ कि 11% लोग डायबिटिक हैं इंडिया में, और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। ओके। सो मोटा मोटा क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, 25% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव गॉट मोर ब्लड शुगर देन दे शुड हैव। और ब्लड शुगर ज़्यादा है मतलब किसी की किडनी टूट रही है, किसी का ब्रेन में डैमेज हो रहा है, एंड क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द सिचुएशन जब हम कहते हैं 60% ऑफ द पीपल आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, है ये ना? वो डेमोग्राफिक डिविडेंड टाइप का कुछ बातचीत चलता है। तो जब यंग है तो ये सिचुएशन है, ये सब 50 साल के होंगे तो क्या होगा इनका? कैन वी अफोर्ड टू हैव 50% डायबिटिक पॉपुलेशन इन कंट्री? So we need to understand कि it's a big problem which is coming on our way. आपके अकॉर्डिंगली कैसे टैकल करना चाहिए इस सिचुएशन को? So मेरा मानना है कि नॉलेज और डिसिप्लिन दो तरीके हैं।
जो भारत देश को बचा सकते हैं कि एक तो ये सही नॉलेज, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड, दूसरा डिसिप्लिन, यू गॉट जस्ट वन बॉडी, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अनदर वन इन रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। तो अगर हम ये दो कंपोनेंट पे फोकस करें, लेट्स लर्न एंड लेट्स फॉलो द डिसिप्लिन, राइट। तो आई थिंक वी कैन अचीव दैट। लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे जो हमारे डेली बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ग्रेन्स यूज़ करते हैं, अगर हम उसका ग्लूकोज का जो लेवल है वो चेक करें कि उसका राइट वर्ड्स है ना ये, ग्लूकोज लोड हम चेक करके अगर कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होगा। जी जी। बट हम डेली बेसिस पे इतना हमारा वाइड है खाना, कभी दाल, कभी रोटी, कभी कितना है हमारा फूड का वैरायटी, तो हर फूड का हम ये वैल्यू कैसे चेक करें? तो बहुत हेडेक वाला काम हो गया। मतलब मैं कहाँ से ढूंढूं या फिर कैसे बताएं? और हर चीज का चेक इनफैक्ट करना। हमें तो आज पता चल रहा है कि ग्लूकोज लोड कुछ होता है, जिनको पता भी नहीं है उनको हम कैसे एजुकेट करें, हमारे रिलेटिव्स को। जी जी जी। तो ये क्योंकि जब हमने लोगों के साथ काम करना शुरू किया और उनको गाइड करना शुरू किया, तो वी फेल्ट द नीड कि कोई ऐसा हैंड्स ऑन टूल हो कि आदमी इमीडिएटली देख ले। राइट। तो हमने एक EGL चार्ट बनाया है जिसमें 300 से ज़्यादा फूड आइटम जो हम घर में यूज़ करते हैं। ओके। मैं EGL आपको चार्ट। EGL चार्ट दिखाता हूँ Sure. जरा। तो ये जो चार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप का EGL चार्ट है। तो इसमें आप कलर कोडिंग देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट वाली, कि भाई राइट। ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो ग्रीन खा सकते हैं, येलो कम खाना है, रेड नहीं खाना है। तो अगर ग्रीन से खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। इट्स सो सिंपल। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है अगर हाँ, हमने चेक ऑनलाइन करना ये हो। diabexi.com पे मात्र 1 रुपए में ये डाउनलोड हो सकता है आपके मोबाइल पे। तो सही कभी भी आप अपना देखो, मोबाइल में आपके डाउनलोडेड रहेगा 1 रुपए में खाली। ठीक है। और ये एवरीथिंग 100 ग्राम के हिसाब से अनकुक्ड फूड आइटम, तो 100 ग्राम के बेसिस पे पूरा चार्ट बना हुआ है। तो ये बहुत सिंप्लीफाई हमने कर दिया है जी। EGL मींस एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड। हाँ जी। ओके। ब्रेड्स, बिस्किट, फ्रूट्स, नॉन वेज सब में बताया, स्वीट्स आल्सो। हाँ जी, इवन शुगर ही है 40-50 टाइप की। तो सो इसमें जैसे रेड है तो ब्रेड्स हमें नहीं खाने चाहिए, ये फ्रूट बन्स, पिज्जा बेस। हाँ, आप पोहा का देखिए, उसमें इसमें रेडीमेड सीरियल्स में दिखेगा रेडीमेड सीरियल्स में। ओके। पोहा का EGL इज 79.2, ऑलमोस्ट 80। और ये हमें बताया जाता है कि इट्स वेरी हेल्दी टू हैव इन ब्रेकफास्ट। और देखो गेहूं का 50 है, इसका 80 है। ओ माय गॉड। सबसे ज्यादा किसका है अब तक पूरे चार्ट में? वो तो ग्लूकोज का 100 है, और एक और कंपोनेंट होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ओके। उसका 110 होता है। और वो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह में, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर में मिलाते हैं उसको। ओके। तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस आइटम जी। कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसका ग्लूकोज लोड एकदम ज़्यादा है। और देखो जितने ज़्यादा आप देखो ना, ये आप कुछ ऐसे डायबिटीज ब्रांड्स बताएंगे जिनके अंदर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। आप डायबिटिक के प्रोटीन पाउडर आप देखेंगे, नेट पे आप सर्च करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट में आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलेगा। फिर इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है? मतलब जिस चीज को नहीं लेना चाहिए और दे आर सेलिंग दैट ऑन द शेल्फ। तो वो एक्चुअली उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि वो इसकी शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। ओके। पर उसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, तो वो इसलिए उसको डाल देते हैं और शुगर फ्री कैटेगरी में उसको दिया। बट इसीलिए मैंने कहा ना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नॉलेज अगर होगी तो आदमी अपने आप सही प्रोडक्ट चूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये चार्ट देख के ही कई सारे, मतलब मैं आई एम स्टिल इन शॉक कि पोहा तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हेल्दी सुना है, एंड एक और प्रोडक्ट था इसमें हनी। हाँ, हनी तो इनफैक्ट सो ये आई थिंक मेरे मिथ में भी था, बट ये देख के मेरा मिथ वैसे ही क्लियर हो गया। बट स्टिल और भी बहुत सारे मिथ हैं अबाउट डायबिटीज, तो वो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। सो फर्स्ट इज पीपल विद डायबिटीज कैन नॉट ईट शुगर। यस, दे शुड नॉट ईट शुगर। हाँ, तो ये शुगर तो डायरेक्ट कंपोजिशन है, बट अपार्ट फ्रॉम शुगर देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू शुड नॉट ईट। जैसे हमने कहा साबूदाना, सो साबूदाना का ग्लूकोज 80 है। पोहा नहीं खाना चाहिए, पोहे का ग्लूकोज लोड 80 है। ये प्रोटीन पाउडर जिनमें माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला होता है, इसका तो 110 है माल्टोडेक्स्ट्रिन का, वो नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं जी। वो नहीं पीने चाहिए, क्योंकि उनमें सब में ग्लूकोज लोड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ग्लूकोज लोड का कॉन्सेप्ट एकदम ट्रांसपेरेंट है कि किसका ग्लूकोज लोड कितना ज़्यादा है। तो EGL चार्ट अगर आपके पास है तो दैट मेक्स इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। ओवरवेट होना डायबिटीज 2
का मेन कारण है? हम इसको थोड़ा सा और पीछे अगर लेके चलें, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा होने से हो रहा है। हाँ जी। तो अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है तो कई कई चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला वजन बढ़ सकता है, राइट। पहला। दूसरा डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। चौथा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। पांचवा पीसीओडी, वो फीमेल्स में होता है। तो ये पांचों इंसुलिन के बढ़ने से हो सकते हैं। पर ये कहना कि इसका इंसुलिन बढ़ के डायबिटीज़ हुआ, इसका इंसुलिन बढ़ के ब्लड शुगर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका ओबेसिटी हो गया, तो प्रॉब्लम इंसुलिन का बढ़ा हुआ होना है। अब किसको क्या पहले होता है क्या बाद में होता है वो depends. इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। पर बेसिक रीजन टू मच ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड, दैट इज कॉजिंग ओबेसिटी, दैट इज कॉजिंग डायबिटीज, दैट इज कॉजिंग ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया जिसको कहते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर भी। एक जनरली हमने देखा भी है और सुना भी है जी। कि डायबिटीज एज्ड लोगों की बीमारी है। ये ऐसा नहीं है। अब तो मतलब ये समझ लीजिए हमारे पास 10-10 11-11 साल के बच्चे आते हैं, 10 साल की उम्र में 100 किलो वजन है, वाह। और 12-13 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 नहीं, टाइप 2, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इंसुलिन, टू मच ऑफ। अब बात करो आपकी, मतलब 100 किलो वजन, 10 साल का बच्चा, कैन यू इमेजिन, 10-11 साल का बच्चा। सो ऐसे केसेस बहुत हैं। अनइमेजिनेबल। तो ये अब डायबिटीज़ होगा क्योंकि एक तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 10 साल का और कोई बच्चा तो 100 किलो का नहीं है, ये क्यों है? तो यहाँ थोड़ा बहुत जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि वो लेके आ रहा है कि वो एक खाता है तो उसको 4 लगता है, दूसरा वाला एक खाता है तो एक ही लगता है। तो यहाँ जेनेटिक उसका थोड़ा सा है, लेकिन क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है? ये राइट ईटिंग हैबिट से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज में राइस खाने चाहिए? जैसा कि हमने देखा कि जो राइस या राइस के बने हुए प्रोडक्ट, राइस का ग्लूकोज लोड 60 है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट का उससे भी ज़्यादा है ग्लूकोज लोड। तो इसलिए राइस हमें डायबिटीज़ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। एक घर में ऐसे करते हैं कि चाय अगर पीनी है तो चीनी की जगह पे गुड़ डाल लेते हैं। हाँ जी। तो क्या वो सही है? अब 2-3 चीज़ें हम इकट्ठी समझ लेते हैं कि चीनी हो गया, गुड़ हो गया और हनी हो गया, जी। राइट। तीनों चीज़ें। तो चीनी इज़ 99.5% शुगर। ओके। उसमें मॉइस्चर नहीं है, 0.5% मॉइस्चर, ठीक है। गुड़ में 10% मॉइस्चर है, तो ऑब्वियसली 10% पानी हो गया तो 90% ही चीनी आएगी। अच्छा, जब हम चीनी कह रहे हैं तो उसका वो सुक्रोज, मतलब जब केमिकल कंपोनेंट की हम बात करेंगे, हाँ जी, तो चीनी है वो भी, गुड़ भी चीनी है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए ना, ब्राउन चीनी समझ लीजिए ठीक है। उसको। तो डिफरेंस क्या हुआ कि चीनी में पानी नहीं है, गुड़ में 10% पानी है। राइट। तो 10% पानी है तो मतलब 10% शुगर कम हो गया। कम होगा जी। शहद में 15-20% पानी है, तो उसमें 15% चीनी कम हो गई। तो इतना ही डिफरेंस है। आप चीनी का घोल बना लो और शहद पी लो, एक ही बात है। बट ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर शक्कर पी रहे हो तो वो खराब नहीं करेगी, डायरेक्ट चीनी पी रहे हो तो वो ज़्यादा खराब करेगी? अब वो थॉट प्रोसेस है लोगों का, बट जब ब्लड शुगर इम्पैक्ट की हम बात करेंगे तो वो सिमिलर होगा। और दूसरा क्या होता है कि ये चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती है, क्योंकि स्वीटनेस, गुड़ की स्वीटनेस चीनी से कम होगी। हाँ जी। तो 10-20% ज़्यादा ही खाएगा आदमी। राइट। तो जो To have that ग्लूकोज जो same- जाना था वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही जा रहा है चीनी से। तो इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर ऑल्टरनेटिव तो सबसे पहला तो टेस्ट बर्ड्स की भाई ऐसी डेवलप ना हो कि आपको मीठे की हर टाइम रिक्वायरमेंट हो। ओके। तो वो मतलब व्हेन यू ईट फॉर द एंटरटेनमेंट, तो आपका जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट होता है, तो यू नीड शुगर वेरी फ्रिक्वेंटली। तो अगर आप वो फूड हैबिट छोड़ देंगे, स्वीटनेस नहीं खाएंगे ज़्यादा, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी रिड्यूस हो जाती है। बट इट्स वेरी हार्ड। जैसा लाइफस्टाइल बन गया है, हाँ। जैसे मतलब सुबह से लेकर रात शाम तक मीठा चलता ही है। सुबह चाय में, हाँ। दोपहर में खाने के बाद कुछ खा लिया, फिर रात को। तो हैबिट चेंज होने में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट लेट्स से मुझे चाय पीनी है, फीकी नहीं पी सकते, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? ओके, लेट मी टेक इट जैसे इन। शुगर फ्री का भी एक कॉन्सेप्ट आता है हाँ, बीच शुगर में। फ्री। नहीं, शुगर फ्री अच्छा है खाने के लिए, दैट्स Okay. ओके। लेट मी टेक द कॉन्सेप्ट थ्रू ए डिफरेंट पैटर्न कि ग्लूकोज इज ए ड्रग। लेट्स थिंक इन दैट मैटर। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इज ए ड्रग, राइट जी। है ना। ग्लूकोज इज ए ड्रग। अच्छा, अब ये ड्रग क्या काम करता है कि जैसे ही हम कोई भी फूड जो ग्लूकोज दे रहा है वो खाते हैं,
तो हमारे ब्रेन में केमिकल है डोपामाइन विच इज़ ए फील गुड फैक्टर, तो वो स्पाइक होता है और मज़ा आ गया। सो मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, जब आप मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ेंगे, कि बिहेवियर रिवार्डेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। जैसे आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, आप कोई बिहेवियर रिपीट कराना चाहते हैं उनसे, तो यू स्टार्ट रिवार्डिंग द बिहेवियर, राइट, दे विल स्टार्ट रिपीटिंग द बिहेवियर। तो बिहेवियर रिवार्डेड इज बिहेवियर रिपीटेड। अब बिहेवियर क्या था कि जैसे ही हमने शुगर वाला फूड खाया, डोपामाइन स्पाइक किया और बड़ा अच्छा लगा और कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाना ही तो था, खाने में भी मजा आया और उसका आफ्टर इफेक्ट भी अच्छा था। सो वी वांट टू रिपीट द एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई वी ईट इट सो फ्रीक्वेंटली, एवरी टाइम वी वांटेड डोपामाइन स्पाइक। तो फिर क्या होता है कि एक बार से स्पाइक नहीं आता, देन वी इंक्रीज द क्वांटिटी, इट्स ए ड्रग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ड्रग पहले तो छोटी गोली में काम चलेगा, फिर ज़्यादा खाएगा, फिर उससे ज़्यादा खाएगा टू गेट द सेम इम्पैक्ट। सेम हैपन्स विद द शुगर। तो इसलिए जो शुगर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, और जो ये मैं कह रहा हूँ ना माल्टोडेक्स्ट्रिन और इस टाइप की चीज़ें, इनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा होने के कारण इनका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी ज़्यादा है। तो जब इनका इंसुलिन रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो वो डोपामिन ज़्यादा हाई जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो अगर आप कोई ऐसा फूड क्रिएट करना चाहते हैं कि जो बार बार खाए, तभी तो सेल होगी ना ज़्यादा, बार बार आदमी खाएगा और तभी कंपनी के पैसे बनेंगे। तो कुछ ऐसा कंपोनेंट मिला दें कि आदमी बार बार खाता रहेगा, उसका ब्लड शुगर स्पाइक होता रहेगा। तो जब हम एंटरटेनमेंट के लिए खाते हैं तो हम वो फूड चूज करते हैं कि जो हमें डोपामाइन स्पाइक करवाता है। इसी वजह से ये हमारे इंडिया में इनफैक्ट हमने सुना है कि बाहर के कंट्रीज में नहीं ऐसे होता है कि किड्स के प्रोडक्ट्स में भी इतना शुगर होता है। हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा शुगर होता है इवन किड्स के प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही हैबिट लगा देते हैं हम। हाँ, किड्स का आप ये माल्टोडेक्स्ट्रिन में बता रहा हूँ, बच्चों के प्रोडक्ट में होता है, बेबी फूड में, तो मतलब कोई नहीं बचा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज नीड्स टू फाइट, एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मैं खाऊंगा ही नहीं। मतलब आपका उल्लू नहीं बनना चाहिए ना कि फूड के चक्कर में कि भाई मज़ा आ रहा है खाने में, खाए जाओ, और आपको सिर्फ फूड इसलिए खिलाया जा रहा है कि एंटरटेनमेंट है, खाओ पियो, टीवी देखो तो खाओ, है मैच देखो तो खाओ, घूमने जाओ तो खाओ। क्यों खाएं भाई हम बार बार? वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमर की टीवी पे हमें कंज्यूमर टाइप बकरा बना दिया हमें। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा एक बॉडी एक ही है, एक ही बॉडी है हमारा, क्यों हम उसे डिस्ट्रॉय करें? तो टू मच ऑफ एडवर्टीजमेंट टुवर्ड कि भाई फूड इज एंटरटेनमेंट, आई थिंक दैट्स वेरी डेंजरस पॉलिसी, फूड एज एन एंटरटेनमेंट। राइट, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट के साथ जैसे पॉपकॉर्न को लिंक ही कर दिया है कि अगर मूवी देख रहे हैं पॉपकॉर्न इज मस्ट। मेरे छोटे से 5 साल का बच्चा है, वो भी बोल रहे हैं मम्मा आज मूवी देखे, आप पॉपकॉर्न बना लो। मतलब क्यों खाएं पॉपकॉर्न मूवी देखते हुए? हु नीड्स दिस? किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? वो ये कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं कि मैच देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पियो और प्यास बुझाएगा। कहाँ से प्यास बुझाएगा? उसमें इतना शुगर होता है, वो डिहाइड्रेशन करता है, और जब डिहाइड्रेशन करता है तो और हमें प्यास लगती है। दैट्स व्हाई वी कीप ड्रिंकिंग इट, क्योंकि दोबारा प्यास क्रिएट करता है, वो डिहाइड्रेट करता है बॉडी को। तो ये सब प्रोडक्ट तो आदमी को फंसाने के लिए बनाए गए। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में बस हम अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कहूँ तो कि बना लो भाई, जिसको बनाना, मुझे नहीं खाना, क्योंकि आप वो तो रोक नहीं पाएंगे ना किसी को एडवर्टीजमेंट करने से। एग्जैक्टली। तो ऐसे ऑटोक्रेटिक सोसाइटी तो आप क्रिएट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट सब बैन कर देगी, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मैं नहीं खाऊंगा, दुनिया खाती रहे। या अपनी नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिसको समझ आ रही है, दे शुड अडॉप्ट दैट। यस, हाँ, मतलब हर चीज़ का जो इलाज लॉ नहीं है कि भाई इसका नियम बना दें, इसका नियम बना। कितने नियम बनाओगे आप? आज नियम बनाएंगे, कल कुछ दूसरा निकल आएगा। तो इलाज जो है हमें खुद को समझना है कि हमारे भगवान ने एक ही बॉडी दी है, दूसरा नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें लिखा होता है नो एडिड शुगर, लेकिन जब उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो उसमें मिलेट्स, बाजरा, ये सब होता है। प्लस फिर वो लिखते हैं कि या तो जैगरी पाउडर या फिर नॉन रिफाइंड शुगर का एक कॉन्सेप्ट लिखा होता है। तो क्या वो चीज़ सही है अपने बच्चों को देना? नहीं, सब गड़बड़ है। अब आजकल क्या हो कि शुगर फ्री लड्डू में डेट्स के लड्डू बना रहे हैं। हाँ जी। तो ग्लूकोज लोड तो है उनका। ओके। ग्लूकोज लोड तो चीनी से भी ज़्यादा है उनका। तो वो क्या ऐसा शुगर फ्री हुआ? मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के ऐसे किए जा रहे हैं। तो उन सब का, इसीलिए मैंने कहा कि एक क्राइटेरिया जो सब सेपरेट कर देता है, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका ग्लूकोज लोड कितना है।
ओके तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन द फूड डिवाइड बाय 100, दिस इज हाउ यू गेट दिस ग्लूकोज लोड। और ओके मेडिकल टेक्स्ट बुक में आपको ग्लाइसेमिक लोड के नाम से मिलेगा, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है। सो अभी तो हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की हैबिट लगी थी हाँ कि इसमें कितना शुगर है कितना वो है, हाँ, बट अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप Right. जाना है एक और, क्योंकि जैसे ना सबको पता लगा कि शुगर खराब करती है, हाँ, उसकी वजह से डायबिटीज होता है, तो सारी कंपनीज ने क्या किया, चेक नो शुगर की एडवर्टीजमेंट कर दी, हाँ, फिर से हमें बेवकूफ बना दिया, जो मुझे समझ आ रहा है मोटा मोटा। जी जी, लेकिन अभी अगर हमें एक्चुअल में अपनी हेल्थ की केयर करनी है तो हमें ये जो आपने न्यू टर्म बताई है हाँ, ग्लूकोज लोड, ग्लूकोज लोड, जी ये चेक करना चाहिए जी कि कितना है। जी, right? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर हम इतना ज़्यादा डीप में जाएंगे, डोंट यू थिंक कि खाने वाली आइटम्स कितनी कम रह जाएंगी? हाँ, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड सो मच ऑफ फूड, वी आर नॉट एंटरटेनिंग आवरसेल्फ, वी आर नरिशिंग आवरसेल्फ, व्हाई यू नीड टू ईट सो मेनी थिंग्स? वी डोंट नीड, बट नेचर ने अगर इतना कुछ दिया है, मतलब नेचर डेट्स ने आर कहाँ दिया, सब डेट्स फैक्ट्रियों ने दिया है। नहीं, अगर मैं डेट्स की बात कर रही हूँ उससे मेरे माइंड में आ रहा है, हाँ आई नो वो दे रही हैं, शुगर भी है उनके अंदर, चलो खैर लीव दिस, ये तो मैं फूडी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन टेंशन लिटिल बिट। नहीं, ये एक्चुअल में ना आपने बहुत सिंपल सी चीज बताई है कि हमें फूड नहीं चाहिए इतना, जी। बट मेन हमारे माइंड में हमारी मम्मियों ने सबसे ज्यादा जी। घुसाया है कि भूखे क्यों हो, कुछ खा लो, हाँ बेटा पढ़ कुछ रहे हो खाया? कुछ खा लो। हाँ वो आई थिंक वहां से भी कुछ आता है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम देखते रहते हैं, देख के मन कर गया खाने का, हाँ, तो ये सब चीजें हैं। ये एज very एज true। एज ए सोसाइटी वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर। राइट। हम्म एंड एक ये भी हमने कल्चर देखा है, बाहर शायद ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट वो लाइट लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लिया जाता है। तो वही कल्चर हम देखते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, और शायद आगे चल वही रहा है। हाँ एक ये भी मानना है कि डायबिटीज़ में अगर कोई जख्म हो जाए उसका क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। जी जी, इज इट राइट? हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि हमने कहा कि जो फूड है जब वो बॉडी में गया और उसने ग्लूकोज छोड़ा, तो जो ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया का भी फूड ओके। है ना। और दूसरा हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज टॉक्सिक है बॉडी सेल के लिए प्रोटीन हाँ के जी। साथ। तो हमारी बॉडी में जो हमें हीलिंग का काम करवाता है वो है प्रोटीन, और जो बैक्टीरिया को फूड जो चाहिए वो है ग्लूकोज। राइट। तो जब वहाँ ग्लूकोज जाता है तो प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, उसको काम नहीं करने देता, और बैक्टीरिया को फूड देता रहता है। तो हमारी बॉडी हील नहीं होती और बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, इसलिए वो हील नहीं हो पाता। गुड। तो अब इलाज कैसे होगा? जब तक ब्लड शुगर नीचे नहीं आएगा हीलिंग नहीं होगी। राइट। और ब्लड शुगर कैसे आ रहा है? कोई हवा में सांस लेने से तो नहीं आ रहा है, पानी पीने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ रहा। बढ़ कैसे रहा है? जो हम खा रहे हैं खाना। और खाने में 3 ही कंपोनेंट हैं, कुछ फैट होता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। सो वी लुक एट द फूड कि क्या हम खा रहे हैं। तो अगर वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी चेंज हो जाएगा। एक डायबिटीज में एक्सरसाइज का कुछ रोल है? एक्सरसाइज से ब्लड शुगर कम करना, मतलब ऐसी कोशिश करना कि एक्सरसाइज करके हम ब्लड शुगर कम करें, तो बहुत ही इनएफिशिएंट और आउटडेटेड मेथड है। ओके। एक्सरसाइज इज फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग, नॉट फॉर ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम ने आज एक समोसा खाया तो 2 किलोमीटर ज़्यादा रन कर लेते हैं। अब आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है, जो शुगर खाया या जंक फूड खाया, वो बॉडी में गया तो बॉडी में वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जाएगा ना। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, ये सब बॉडी के रिसोर्सेज यूज़ करेगा ना उसको ब्रेक करने के लिए। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी वो प्रोसेस यूज़ करेगा। तो हमने बॉडी के ऊपर और बर्डन डाल दिया, पहले वो जंक फूड का बर्डन और एक्सरसाइज का बर्डन। राइट। तो इट्स नॉट ए वाइज थिंग टू डू कि मैंने खाया और मैं 2 घंटा एक्सरसाइज किया तो मेरा सब बराबर हो गया। सो आपने राइट फूड खाया और एक्सरसाइज की तो मसल बिल्ड होगा। जंक फूड खा के जंक फूड का भी नुकसान है और एक्सरसाइज का भी नुकसान है। तो एक्सरसाइज को कंपनसेटरी टूल ना समझें हम कि खाना खाया एक्सरसाइज करके बराबर कर लें। बस अपना गिल्ट कम कर रहे हो तो। हाँ हाँ हाँ। तो अगर एक्सरसाइज है तो उसका काम अलग है, फूड का काम अलग है, दोनों अलग काम है। राइट। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इतनी सारी नॉलेज हमें मिलती रहती है ना जी। कुछ आके कह रहे हैं कि शुगर मत खाओ, कुछ ये मत खाओ, कार्ब्स। तो अभी इतना सारा माइंड सबका कंफ्यूज मुझे लग रहा है सोशल मीडिया देख देख के हो गया है जी। कि क्या खाएं क्या ना खाएं। एक लेट से मैं एक हेल्दी मेरी बॉडी है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है एज सच,
तो मेरा इन जनरल क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, क्या खाना चाहिए? अब मैं हर एक चीज़ का प्रोटीन कार्ब्स वो ढूंढूंगी, वो भी फिर स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो आपको लगता है ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न या फिर कुछ लाइफस्टाइल है जो हमें अपनाना चाहिए? देखो, अगर हेल्दी बॉडी चाहिए हम्म। तो ये लर्निंग का पेन तो लेना पड़ेगा। ओके। अगर आपको वेल्दी बनना है जी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बैंक कैसे काम करता है, लोन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आप कहोगे नहीं जी मुझे झंझट में नहीं पड़ना, तो यू कैन नॉट बी वेल्दी। आप कहोगे जी मुझे फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के झंझट में नहीं पड़ना, मुझे बस हेल्दी बना दो, इट कैन नॉट बी डन। सो झंझट में तो पढ़ना पड़ेगा अगर हेल्दी बनना है तो यू टू अंडरस्टैंड नाउ। अब आपको समझ में आ गया कि फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, कहाँ से मिलता है, देन यू बिल्ड अप। सो नेग्लिजेंस से हेल्थ नहीं मिलेगा, वी नीड टू लर्न इट। दूसरा, अब अगर मान लीजिए हमने वी आर रेडी टू लर्न एंड वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट, अब व्हाट वी शुड डू, तो कुछ बेसिक चीज़ें हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल, गोल्डन रूल, 1 meal of the day should be uncooked. Okay. Like 1 meal of sprouts, day. yeah, fruits, Anything, salad. anything. So we are not talking this diet. We are not talking about the diabetic patient. We are talking about a general Normal, patient. ठीक है, तो 1 meal should be uncooked. चाहे वो फ्रूट से आए, चाहे वेजिटेबल से आए, या कुछ आए, जैसे आपने स्प्राउट्स की बात की। नॉन डायबिटिक पेशेंट है, स्प्राउट खाएगा, डायबिटिक नहीं खाएगा, वो ब्लड शुगर के लिए ठीक नहीं है जी। तो एक मील अनकुक्ड। दूसरा जो मील है शुड बी प्रोटीन रिच। ओके। तो प्रोटीन रिच कितना कि अगर हमने 100 ग्राम प्रोटीन लिया तो 200 ग्राम उसके साथ वेजिटेबल्स खाएगा। प्रोटीन और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन। सो एक अनकुक्ड, एक प्रोटीन और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन। ठीक है। प्रोटीन भी आई थिंक वेजिटेबल से ही मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, प्रोटीन के सोर्सेस अलग हैं और वेजिटेबल अलग हैं। वेजिटेबल में प्रोटीन्स नहीं होता। ओके। वेजिटेबल में 70-80% पानी पानी होता है। प्रोटीन मींस जो सेइंग कि ग्रेन्स। नहीं, प्रोटीन ग्रेन्स में भी नहीं होता। प्रोटीन नॉन के वेज पे प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज हाँ, क्या है? प्रोटीन का जो नट्स एंड सीड्स, ओके। सोयाबीन, दैट्स वंडरफुल सोर्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। या जो मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, पनीर वनीर, जी। जो अंडा नॉनवेज खाते हैं, वो प्रोटीन सोर्स हो गया। तो हर किसी की कैटेगरी के लिए, जैसे मैंने कहा डायबेक्सी आटा 40% प्रोटीन है, दैट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द Right, पीपल। राइट। तो कोई भी प्रोटीन का सोर्स विद वेजिटेबल। ठीक है। अब थर्ड मील हो गया। थर्ड मील हमें डिफाइन करना है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। या तो हम खाली वेजिटेबल बेस कर सकते हैं थर्ड मील, या हम प्रोटीन और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जो बेस्ट मील कॉम्बिनेशंस आर प्रोटीन विद वेजिटेबल्स। ओके। कार्ब्स का इनटेक जितना मिनिमाइज हो, क्योंकि कार्ब ऑटोमेटिकली आएगा। कार्ब्स के सोर्सेज बताएंगे प्लीज, मेन सोर्सेज। अनाज, जैसे हम जितना भी अनाज कहें, चाहे वो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये सब जितने भी हैं वो सब कार्ब का सोर्स है। दालें, जो दाल है 50% उनमें कार्बोहाइड्रेट है, 25% 20% उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो आ रहा है दालों से, लेकिन कार्ब भी आ रहा है। ये कार्ब से प्रॉब्लम क्या है उसमें? उसका क्या ग्लूकोज लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा। हाँ, ओके। और ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करना शुरू करता है। तो वेजिटेबल शुड बी द बेस ऑफ द डाइट, राइट। प्रोटीन एंड फैट शुड बी एडेड अपॉन दैट, एंड इन शॉर्ट थोड़ा बहुत कार्ब जो ऊपर आप उसमें डालना चाहते हो। तो जो पिरामिड बना, नीचे वेजिटेबल, बीच में प्रोटीन फैट, और ऊपर टॉपिंग हो गई थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की। राइट राइट राइट। I think that's the best way of Base. eating food, and don't eat for the entertainment. That's the rule. राइट। राइट, दैट हेल्प्स। ये थोड़ा आपने सिंप्लीफाई कर दिया, अदरवाइज माइंड तो अभी कह रहा था कि इतना सब नहीं, फिर से वापस वही कर लो जो कर रहे थे। बट दिस वन रियली हेल्प्स। अभी डायबेक्सी के बारे में आपने बताया कि डायबेक्सी में बहुत 40% प्रोटीन ही है। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक आशीर्वाद आटा काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, वो इस मार्केट में क्यों नहीं एंटर हो रहे? देखिए, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब ये IBM एक बहुत बड़ी कंपनी थी और सब कंप्यूटर मेन फ्रेम सब ये सब बना रहे थे, तो सडनली ये HP और जो ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कहाँ से आ गए? ये इन लोगों ने कैसे? क्योंकि जो विज़न जो मार्केट में दिखाई देता है, जो बड़ा जायंट है, उसे कई बार वो दिखाई नहीं देता।
दूसरा बहुत ज़्यादा कई बार रेड टेपिज्म कंपनी के अंदर ही होता है. इफ़ देयर इज़ अ न्यू आइडिया दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद. दूसरा, मार्केट साइज इज़ वेरी स्मॉल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग एंड देयर बिग कंपनी. जहाँ 20-30 हज़ार करोड़ का टर्नओवर हो, 10-20 करोड़ का अगर कोई मार्केट बन भी रहा है तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे विल बी इंटरेस्टेड व्हेन द मार्केट बिकम्स कि 500-600 करोड़ का हो गया, तो देन दे आर इंटरेस्टेड कि अच्छा ये मार्केट में कुछ है, नाउ विल डू इट. सो बहुत जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती है वो इनोवेशन नहीं कर पाती. जनरली आप देखेंगे जो भी इनोवेशन है, जो चेंजिंग, जो ये समझो समाज को चेंज करने वाले जो चेंज आते हैं, वो हमेशा ग्राउंड से निकल के आते हैं. कभी भी बड़ी कंपनी को बड़ा इनोवेशन नहीं करते, तो उनकी गलती नहीं है. और हमेशा बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जैसे अमेजोन का देख लीजिए. हाँ जी. वॉलमार्ट वाज द बिगेस्ट कंपनी. इतने वेयर हाउस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना प्रोडक्ट था उनके पास में, बट स्टिल अमेजोन बिकेम द बिगेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड. जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे तो उनके पास ज़्यादा थे ना. तो जो विज़न है, कभी भी लीडर के पास उतना बड़ा विज़न नहीं होता जो लीडरशिप है कंपनी में. तो अगर चाहे नेस्ले कहें या आईटीसी कहें या कोई भी डाबर कहें, जो ये सब कंपनीज हैं, तो इनमें विज़न क्रिएट करना और कई सालों तक, जैसे मैं 15 साल से लगा हुआ हूँ इसमें. जी. क्या आप 15 साल आप इन कंपनीज में कोई ऐसा छोटा डिपार्टमेंट चला पाएंगे? आपने चलाया 1-2 साल में, अच्छा नहीं आया, रिस्पॉन्स आया बूम, तो बंद कर देंगे डिपार्टमेंट. क्योंकि दे गॉट अदर थिंग्स टू डू कि भाई जितना टाइम इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने में तो हम अपने कोल्ड ड्रिंक बेच लेंगे. सो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये सेट नहीं होती नई चीज़ें. बट वंस इट बिकम्स बिग देन दे ट्राई टू बाई आउट की कंपनी खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं. सो ठीक है, दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स. और एक चीज़ मैंने ये भी सुनी थी, डाबेक्सी का जो प्राइस है दैट इज़ 500 रुपीज़ पर केजी. जी. मैं उसको भी प्रॉपर्ली आप एक बार अगर डिवाइड करके बताएं कि बाय इट कोस्ट सो मच एंड हाउ इट्स बेनिफिशियल. अगर कोई इसे बाय कर रहा है तो इट्स ईजी टू बाय फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन और वन हु कैन नॉट अफोर्ड. बट मुझे इसका पूरा प्रोसेस समझना है. जी. देखिए, अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट हो गए. अब इनकी कीमत देखते हैं. फैट, जैसे घी तेल आप ले लीजिए, तो तेल हुआ तो 150 रुपये 200 रुपये किलो हो गया. घी हुआ तो 500 600 700 रुपये किलो हो गया. राइट. है ना. फिर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स आते हैं. तो कीमत की बात करें तो 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 4000 रुपये किलो, ये प्रोटीन की बात होगी. अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे. मैदा, चीनी 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो. तो सस्ता क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो जब भी न्यूट्रिशनल वैल्यू में फैट, प्रोटीन, फाइबर ज़्यादा होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है. तो जो डाइबेक्सी आटा है उसमें 40% तो नट्स और सीड्स ही हैं. ओके. तो जब 40% नट्स एंड सीड है, 40% उसमें प्रोटीन है. तो जब प्रोटीन कंपोनेंट आप यूज़ करते हैं, नट्स एंड सीड्स यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. और इसका एडवांटेज क्या है कि भाई ये शुगर स्पाइक नहीं करता. तो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट है जी. और बेनिफिट है तो इसलिए कंज्यूमर है. तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है. भाई ये पर्पस है. मान लीजिए एरोप्लेन है, अगर वो नहीं उड़ता तो बेकार है एरोप्लेन. अगर डायबिटीज के लिए आटा है और वही शुगर बढ़ाने लगे तो वो किस बात का आटा? बिल्कुल. तो डायबेक्सी आटा वो आटा है जिस पे आप मतलब आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि ये खाया तो शुगर स्पाइक नहीं आएगा. तो इसलिए ये आटे की फॉर्मुलेशन ऐसी है कि ग्लूकोज लोड कम है, शुगर स्पाइक नहीं होता, रोटी सॉफ्ट बनती है, खाने में अच्छी लगती है और लॉन्ग टर्म इसको और ना आदमी कल खा आपने सकता है. ये एक्सप्लेन भी किया था कि इसका जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो गुड, एवरीवन कैन अचीव दिस. वो भी Yes. अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देंगे तो शायद कस्टमर्स समझ पाएंगे एक्चुअल में. अब जैसे कई केसेस होते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि इंसुलिन लग रहा है, हाँ जी. टाइप 2 डायबिटीज़ वाला है और वो इंसुलिन ही 300-400 रुपये का रोज लगा रहा है. अगर वो डायबेक्सी आटा खाता है तो बहुत से केसेस में हमने देखा है उन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो अगर वो 50 रुपये का आटा खाता है और 300-400 रुपये की उसकी दवाइयाँ बंद हो गई तो उसको तो प्रॉफिट ही है ना. 350 रुपये का प्रॉफिट ही हो गया उसको पर डे. बिल्कुल. तो ये बेनिफिशियल. दूसरा, बॉडी ख़राब नहीं हो रही. हाँ जी. किडनी कितने में खरीदेगा आदमी दूसरी, है ना. ब्रेन कितने में लेके आएगा, लीवर कितने में खरीदेगा नया वाला. तो जब हम हेल्थ एडवांटेज देखते हैं तो दैट इज मच मोर. सो डायबेक्सी आटा इज बेनिफिशियल क्योंकि दैट गिव्स यू लाइफ. राइट. यू गॉट जस्ट वन बॉडी विच इज इनवैल्यूएबल. यू आर नॉट विलिंग टू सेल योर किडनी फॉर सम मनी.
बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जैसे शार्क्स ने भी कहा था वहाँ पे कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, ये कोई भी कॉपी कर सकता है। जी। तो ऐसा हुआ कि और ब्रांड्स आए आपके कंपटीशन में? कंपटीशन में देखिए, जो डायबिटीज़ का मार्केट है, हमसे पहले भी प्रोडक्ट आते थे और हमारे बाद भी आते रहेंगे। लेकिन क्या उनके दिल में वो एंथुसियाज़्म है और क्या वो विज़न है? हमारा मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह ख़त्म करना। तो हमारा जो हर एक स्टेप है वो उसी डायरेक्शन में है कि हमसे जुड़ने के बाद क्या इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएँगी? क्या इसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा? क्या ये नॉन डायबिटिक रेंज में जाएगा? ऐसा सवाल हम अपने आप से पूछते हैं। तो हर प्रोडक्ट हमारा वो एक परफेक्शन की तरफ है। तो हम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट चूज़ करके लाते हैं कि जो जिसका ग्लूकोज लोड एकदम कम होता है। ओके। तो कॉस्ट हम बाद में डिफाइन करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं कि इज़ इट द बेस्ट प्रोडक्ट, देन विल सी कि फाइनेंशियली किस कॉस्ट पे ये फिट बैठेगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, आशीर्वाद आटा या शक्ति भोग आटा, जी। तो ये इस मार्केट में इसलिए नहीं एंटर कर रहे बिकॉज इसमें मार्केट बहुत छोटा है, बिजनेस इतना नहीं है, है ना? लेकिन आपने इतनी बुक्स भी पढ़ी हैं, आप बिजनेस में बहुत अच्छा ऑलरेडी आपने बताया, इतनी वैल्यूएशन भी है, जी। एंड पहले भी आप सक्सेसफुल एक बिजनेस रन कर चुके हैं। जी। तो आपके माइंड में क्या है कि जो अगर उनको लग रहा है कि इसमें बिजनेस नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए इतने टाइम से? देखिए, बिजनेस फ्यूचर में दिखाई देता है लोगों को, जब बड़ी हो जाती है कंपनी, जब बिजनेस ग्रो हो जाता है, मार्केट बड़ा हो जाता है। तो जो थॉट प्रोसेस है, मैंने कहा कि ये थॉट प्रोसेस ही नया है। न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़ ना, कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नहीं होती, इंसुलिन की एक्सेस से होती है। फूड डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ऐसा फूड है। तो मेरे ख्याल से ये नए कॉन्सेप्ट हैं और लोगों की समझ में आने में। और मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया है, दैट्स बेनिफिशियल टूल। राइट। उसके कारण इतने लोगों तक हमारी बातचीत पहुंच रही है, इतने लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा एंड व्हेन इट विल ग्रो दे विल लुक एट इट, राइट एवरीबॉडी विल कम हियर। जी। सर, एक बहुत ही लाइक मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता है, पता नहीं वैलिड है भी या नहीं। जी। घर में मेरी नानी जी को शुगर है, जी। तो वो अपनी तरफ से ना कुछ ऐसे जुगाड़ लगाते हैं जिससे उनकी शुगर मेंटेन रहे। जैसे कई बार जामुन का मौसम होता है तो वो जामुन की गीटक लेकर दे यूज टू ड्राई दैट एंड उसके बाद वो उसे कंज्यूम करते हैं। कई बार नीम के वो लेकर लकड़ी उसको यूज करते हैं। तो इज इट बेनिफिशियल? देखिए, जो ये जामुन है, करेला है, सौंफ है और ये दालचीनी हाँ जी। है ना, ये सब चीज़ों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब कि एक तरफ तो हमने खाना खा लिया जिसने भर भर के ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाल दिया, और ऊपर से दालचीनी और ये सब हम खा रहे हैं, करेला जामुन वगैरह, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसा होगा कि 10 मिनट किताब पढ़ के आदमी IIT क्रैक कर ले। ओके। और दूसरा थॉट प्रोसेस, कि ये अभी भी वही पुराना थॉट प्रोसेस है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो रही है, और जो ये हर्ब्स हैं ये इंसुलिन स्पाइक करती हैं। कि भाई करेला आएगा तो करेले में ऐसे कंपोनेंट हैं, ये जामुन में ऐसे कंपोनेंट हैं जो इंसुलिन बढ़ाने में मदद करते हैं। पर हमारी तो प्रॉब्लम है नहीं ना इंसुलिन बढ़ा, हमारे तो पहले ही बढ़ा हुआ है, तो हम ऐसे फूड क्यों खाएं कि जो और बढ़ा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस गड़बड़ है, हमें फूड चेंज करना है, हमें ये हर्ब्स नहीं खाने की ज़रूरत है। तो वी टू चेंज द वे वी थिंक। राइट। जो मुझे अभी तक समझ में आया, ओनली सोल्यूशन इज कि या तो दवाइयाँ लेते रहो या फिर फूड हैबिट्स को ठीक करना ही पड़ेगा, उसको समझना भी पड़ेगा। बिना फूड हैबिट ठीक के बात नहीं बनेगी। दवाइयाँ तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जी। दे आर पुशिंग द प्रॉब्लम अवे। राइट। सर, आपने इतनी सारी नॉलेज हमें दी है, लाइक हम डॉक्टर से तो इतनी देर बात नहीं कर सकते, एंड आपने शार्क टैंक में बताया था कि यू वर इनटू फार्मा जी। एंड आपने 1000+ बुक्स पढ़ी है। जी। अब तो मुझे लगता है 2000 होगी जितना टाइम हो गया। सो ये सारी नॉलेज अबाउट हेल्थ, डायबिटीज़, बिजनेस, ये सारी आपने बुक्स से ली है? जी हाँ। तो मेरी लाइफ में जो सक्सेस है वो बुक से आई है। मतलब वॉट एवर आई एम टुडे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई रीडिंग हैबिट, सेल्फ लर्निंग से। और मतलब क्या हुआ था कि जब मैं अपनी 12th ये अपना फार्मेसी करने के बाद जब मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था, तो मुझे पहली बुक मिली थी एज ए गिफ्ट। आई वॉज अ टॉप सेल्स परफॉर्मर, तो मुझे एक बुक मिली थी और वो था कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और वो जब बुक मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्टेड लर्निंग। और जैसे जैसे मैंने किताबों से पढ़ना शुरू किया तो वहाँ तो आई ओपनिंग चीज़ें थी जो स्कूलों में कभी सिखाई नहीं गई।
तो वहाँ से जैसे कि एक ब्रायन ट्रेसी का मैंने बुक पढ़ा और उसमें उन्होंने बताया कि आप लाइफ में जो चाहो बन सकते हो, बट आर यू द डिजर्विंग पर्सन हु डिजर्व दिस सक्सेस? You want to be the richest person in the world. Are you the person who deserve to be the richest person in the world? Do you deserve that? तो उन्होंने कहा ब्रायन ट्रेसी ने कि आप अपने अंदर काबिलियत बिल्ड करो, राइट फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी होने लगेगी. सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग दो स्किल्स इन मी, और वो स्किल डेवलप होते गए और धीरे धीरे पढ़े. दूसरा मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ जी. कि कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी था, वो अमेरिका में था या जापान में था, कहीं भी था, आप उसके पास तो जा नहीं सकते, लेकिन वो आपके पास आ सकता है विद द बुक. तो उसने जो भी अपनी लाइफ में किया, वो बायोग्राफीज होती है लोगों की, बिल्कुल. आप उसकी बायोग्राफी पढ़ो एंड यू विल अंडरस्टैंड एज ही इज टॉकिंग टू यू एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. और 250, 300, 400, 500 रुपए की बुक मिल जाती है और पूरे आदमी का जीवन का सार उसमें किताबों में होता है. बोले इससे सस्ता सौदा क्या मिल सकता है आपको लाइफ में ग्रो करने का, कि एक आदमी की पूरी लाइफ स्टोरी आपको एक बुक में मिल गई एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम without physically going there. Right. So I think it was a fantastic trade and I loved it. So I read so many books and that made me so successful in my life. Feeling inspired. बुक के बेनिफिट्स हमने लाइक हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, बट जितने ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल. We can feel कि इन्होंने सच में उस चीज को समझा है और फिर ग्रोथ उस चीज से ही की है, बुक्स से ही. I can feel that now. तो इतनी जर्नी आपने तय की बुक्स के साथ, आपकी फेवरेट 5 बुक्स कौन सी हैं? फेवरेट मेरे ऑथर बहुत फेवरेट हैं, जी. मतलब कि जो, क्योंकि मैं आदमी पकड़ता हूँ कि अगर मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब ये आदमी सही है, ये जो भी लिखता है समझ लो. तो रेदर देन बुक्स आई गो बिहाइंड द पर्सन. ओके. तो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी रिच डैड पुअर डैड है, ही हैज रिटन अराउंड 17-18 बुक्स एंड आई हैव रेड ऑल ऑफ देम. ग्रेट. जो भी उसने किताब, बिकॉज आई लाइक द पर्सन, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का है. सो इफ यू हैव टू रीड बुक्स, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो भी लिखा है सारा पढ़ो, 17-18 किताबें. दूसरा, मैं हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट में हूँ, तो एक ऑथर है डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस. सो ही रोट अबाउट दिस लो कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेप्ट इन 1970s. 1970, 1980, 1990, he was working during that time. तो उनके कॉन्सेप्ट हैं, उसकी भी 8-10 किताबें हैं. Okay. So you read about, ऐसे ब्रायन ट्रेसी, he is about sales, he is about growth, he is about development. Okay. You read them. 7 Habits of Highly Effective People. That's wonderful classic book. वो आप पढ़ सकते हैं. आप Magic of Thinking Big, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना. जैसे मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आदमी लिटरेट है. मतलब आप ये समझें कि बिगेस्ट गिफ्ट और बिगेस्ट स्किल यू हैव ऑन दिस प्लैनेट इज द एबिलिटी टू रीड. राइट. इफ यू कैन रीड, यू कैन गैदर सो मच ऑफ नॉलेज. इतनी किताबें, इतना टेक्स्ट है पढ़ने के लिए, और आपके पास एक स्किल है कि यू कैन रीड. आई थिंक दैट्स द फैंटास्टिक थिंग. You can read and understand and grow your life. Right. Nothing better than that. Reading is a one fantastic skill. बुक्स में हम रीड करते हैं, हम टाइम लगाते हैं, एंड एक आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस और ऑडियो का कंटेंट भी आ गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? Reading is God. If you really want knowledge, don't go to the videos. Read books. सर कई बार ऐसा भी होता है, मैंने खुद भी ये देखा है, मेरे जो जानने वाले वो बताते हैं कि जिस चीज़ को वो देखते हैं ना, वो उनके माइंड में बस जाती है. शायद पढ़ के वो ऊपर से जा सकती है, बट जिस चीज़ को देख लिया वो उन्होंने जी लेते हैं उस चीज़ को. हाँ, मेरे समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड. So as I am a book reader, I'll tell you the value of it. प्लीज. So जब आप पढ़ते हैं और वो लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप विजुअलाइज करते हैं. ओके. और वो जो स्लो प्रोसेस में आपके माइंड में घुलता है, वो जो स्लो मेल्टिंग आपके ब्रेन में होती है, और धीरे धीरे आप उसको एब्जॉर्व करते हैं. वॉचिंग मूवी, रीडिंग द यूट्यूब कंटेंट, इट्स फास्ट फूड. फटाफट आता है, बट यू डोंट रिटेन इट. राइट. बट जब आप बुक्स पढ़ते हैं, स्लोली जाता है आपके माइंड में. सो रीडिंग इज द बेस्ट. यू कैन विजुअलाइज वाइल रीडिंग इट. वंस यू रेड इट, इफ द सेम थिंग कम्स इन द विजुअल फॉर्मेट, दैट्स गुड टू रिकलेक्ट.
तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा है. Okay. देन यू गो थ्रू द शॉर्ट्स कि भाई उसके शॉर्ट्स देखे आपने, तो जर्नी कैसे होगी, पहले बुक पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर आप शॉर्ट से वो रिमाइंड होता रहेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. Right. तो दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन. तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स कि जो मैं बुक्स पढ़ता था, सो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, और मैं किताब पे वो भी लिखता था कि किस डेट को पढ़ी है. सो फिर मैं उसको बाद में एक बार ऐसे पन्ने वन्ने पलट के देख लेता. दिस इज द वे आई यूज टू डू. मतलब पुराने तरह अब ये शॉर्ट्स आती हैं, सो आई लुक एट द पीपल कि ये आदमी अच्छा है, सही बात करते हैं, देन आई लुक एट देम. बट इट्स वेरी एडिक्टिव नाउ इट इज, यू नो, शॉर्ट्स. राइट. एक्चुअली एक ना आई थिंक ये भी है कि जैसे अगर हम किसी की वीडियो देख रहे हैं तो वो जो स्टोरी जिस वे में बताना चाहता है हम वैसे ही उसको परसीव करते हैं. इफ समवन सेइंग देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, अगर वो दिखा रहा है तो हम वही देख रहे हैं. बिल्कुल. बट बुक में इफ इट्स रिटन तो हम हमारी सीनरी खुद बिल्ड करते हैं. आपकी तो इमेजिनेशन अलग हमारी अपनी होगी. इमेजिनेशन अलग होती है. ये भी आई थिंक एक बड़ा डिफरेंस Yeah. है. और हमारा माइंड लेजी हो गया, वो सोचना नहीं चाहता ज़्यादा, वो कहता है ठीक है दिखा दो. हाँ, देखिए, रीडिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड. राइट. एंड ये इट लुक्स लाइक क्विक फिक्स. तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं कि भाई क्या ज़्यादा अच्छा है, तो रीडिंग इज वे बियॉन्ड एनीथिंग एल्स. सो इतनी सारी आपने बुक्स पढ़ी हैं, जी. आपकी बुक्स से मतलब सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि लाइक होता है कि इसने भी तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया. लाइक अगर मैं अपना बताऊं, आई रेड दिस बुक द मिरेकल मॉर्निंग, तो उसके बाद मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए थे. तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ या फिर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स? सो मेरी एक लाइन की लर्निंग जो है इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, कि यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू. अमेजिंग. इट्स पॉसिबल, इट्स विद इन यू, इट्स नॉट आउटसाइड यू. यू कैन बिकम. तो लोकेंद्र जी, आप बहुत बड़ा अभी बिजनेस सेटअप भी कर चुके हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ भी पा रहे हैं. जी. सो आई वांट टू आस्क कि बिजनेस लर्निंग अभी तक आपकी क्या रही है थ्रू आउट द जर्नी? बिजनेस में जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि बिजनेस हमेशा समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए होना चाहिए. कोई भी बिजनेस जो समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो बिजनेस अच्छा नहीं है. लोग करना चाहेंगे, मैं नहीं करना चाहूँगा. आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो ऐसा बिजनेस जो समाज कल्याण का काम करता हो, वैसा बिजनेस लोगों को करना चाहिए. एंड आई थिंक अगर सारे इंडियंस या फिर मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ऐसे सोचेंगे तो हमारा भारत आने वाले टाइम में कुछ और होगा. जी. अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर born in this planet, we are going without contribution. मतलब such a sad thing. We are here for so many years and we are not giving something. We are making it worst. We should give something. Right. And what we can give, at least 2 मीठे बोल ही बोल ले आदमी, लोगों की तारीफ ही कर ले, इतना तो कर ही सकता है. व्हेन वी थिंक अबाउट गिविंग, तो हमें ऐसा लगता है कि डोनेशन दे दे, पैसे दे दे. मेरे को मत दो यार. इवन एक स्माइल भी शायद किसी और का दिन बना सकती है, हमारी उस फेस की स्माइल या पॉजिटिविटी को देखकर. Yes. तो अगर आप किसी की तारीफ ही कर दें, जी. तो दैट इज गिविंग. आप ऐसा काम करें कि जिससे लोगों का भला हो, दैट इज गिविंग. यू डू द बिजनेस राइट. मतलब अगर आपके पास किसी ने काम, मान लीजिए एक आदमी है जो बिजली का काम करता है, उसे बिजली का काम करने का ठेका दिया, वो टाइम पे बिजली का काम कर दे और सारा काम सही कर दे, दैट इज यू नो ही इज गिविंग इट टू द सोसाइटी. सो वो मतलब इस एंगल से करे कि भाई मुझे भला करना है. जब भी काम करे उसके दिल में ऐसे विचार हो कि मुझे भला करना है, सही काम करना है, भला करना है, गलत नहीं करना है. तो ऐसे हम अच्छी कंट्री बना पाएंगे, Right. अच्छा समाज बना पाएंगे और अच्छा बिजनेस बना पाएंगे. क्योंकि काम उसी के पास आता है जो डिपेंडेबल है. राइट. जो डिपेंडेबल नहीं है उसके पास काम भी नहीं आता. सो अगर हमारे दिमाग में ये है कि मुझे समाज के भले के लिए बिजनेस करना है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. देन एवरीथिंग विल बी राइट. आदमी भी सही मिलेंगे, क्लाइंट भी सही मिलेंगे, पैसे भी सही मिलेंगे, ग्रोथ भी सही मिलेगी, हैप्पीनेस भी सही मिलेगी, फैमिली में भी झगड़ा नहीं होगा. तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस वंस यू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन. देन यू विल अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. That's true. That's very thoughtful and very true. लोकेंद्र जी, आपके फेवरेट बिजनेसमैन कौन है? मेरे फेवरेट बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर. Okay. So he was the petroleum man of the world. So जब उन्होंने पेट्रोलियम का बिजनेस शुरू किया, he was a clerk and from there he started building the business.
और उनसे मैंने एक बात सीखी कि पहले ना जब पेट्रोल वो निकलता था तो वो टीन के डब्बे होते थे, वो गोल गोल से ड्रम नहीं होते हाँ थे, जी। उनमें भरा जाता था। तो वो उसको बंद करने के लिए वो टाँके लगाते थे ओके। कि ढक्कन लगा के टाँका बंद करना है ना उसको, ढक्कन को बंद हाँ करने जी। के लिए। सो उसमें वो 40-50 टाँके लगाते थे। सो ही स्टार्टेड सेविंग द कॉस्ट। तो एक काम करो भाई, 50 टाँके लगाए हैं, 45 में बंद करके देखो, ओके। अच्छा 40 में बंद करके देखो। सो ही ब्रॉट डाउन टू समथिंग लाइक 28 और 29 एंड दैट ही फिक्स्ड अप कि मतलब एक बिजनेसमैन जो हर छोटी छोटी, अब टाँके लगाने में कितने पैसे लग रहे हैं, बट ही वॉज लुकिंग एट दैट एंड ही वॉज कीपिंग अकाउंट ऑफ एवरीथिंग. He was the best accountant. And he created such an empire throughout the world, जॉन डी रॉकफेलर, कि आई थिंक उसके इक्वलेंट तो अभी कोई होगा नहीं वेल्थ में, अगर उसको इन्फ्लेशन की टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो. सो आई एडमायर दैट जेंटलमैन जॉन डी रॉकफेलर. आपको सारे नेम्स कैसे टिप्स पे याद है? अभी आज आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दिया है, अभी माइंड उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है. जी. एक टेंशन हो रही है अभी भी. थोड़ी देर में चाय का टाइम होने वाला है, जी. वो अब पी नहीं जाएगी, हाँ. बट पिए बिना रहा भी नहीं जाएगा. विदाउट शुगर चाय कैसे पिए? हाँ, तो इसके लिए देखिए ये क्योंकि हम इन सिचुएशन से काफ़ी जूझ रहे हैं कि जैसे हमने सबसे पहले पेशेंट को बताना शुरू किया भाई दाल चावल ये रोटी आप नहीं खाओ तो क्या खाएं, तो देन वी क्रिएटेड ये डायबेक्सी आटा कि आप ये आटा यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही फिर ये कि भाई अब चाय पीना है या स्नैक्स लेना है तो उसके साथ क्या करें, तो वी क्रिएटेड सम प्रोडक्ट्स. तो एक तो शुगर ड्रॉप्स हमने बनाया, डायबेक्सी का शुगर ड्रॉप्स आता है, आई थिंक वी कैन शो यू इफ यू हैव समवेयर. तो ये अगर आप देखेंगे तो ये डायबेक्सी का ऐसा शुगर ड्रॉप्स है. इसको 2-3 ड्रॉप आप डाल दो तो इससे मीठा हो जाता है और ऐसा चीनी जैसा ही मीठा करता है. तो आराम से. स्टीविया? स्टीविया नहीं है इसमें, ये दूसरा कंपोनेंट है. स्टीविया का आफ्टर टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, तो ये टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है. तो इस सुक्रालोज इसमें कंपोनेंट होता है जो इसको स्वीट करता है, और ये हीट रेजिस्टेंट है, मतलब कि आप इससे बेकिंग करो कुछ भी करो, कितने हाई टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता. ओके. हाँ, कुछ चीज़ें हाई टेम्परेचर पे खराब हो शुगर जाती है, लेवल टेस्ट भी खराब सही हो रहेगा जाता है. हाँ, इसके शुगर साथ. लेवल भी नहीं बढ़ेगा. तो बहुत ईजी है, कुछ भी मीठा करना है जो लिक्विड फॉर्म में आप डालो. मान लो आपको पराठा मीठा बनाना है घर में, आप इसकी 2 ड्रॉप डाल दो पराठे में, इससे आटा गूंथ लो तो पराठा मीठा हो जाएगा आपका. तो आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कहीं भी आपको मीठा करने की जरूरत है तो आप ये डायबेक्सी शुगर ड्रॉप से इससे आराम से आप ये मीठा कर सकते हो. दूसरा जैसे खाने का था कि भाई हम चाय के साथ क्या खाएं, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं मिनी ब्रेकफास्ट बार, तो ये हमने रिप्लेसमेंट उसका ढूंढा था जो रस्क खाते हैं आदमी, कि चाय के साथ रस्क भिगो के खाना है. तो ये वैसा ही है, ये वे प्रोटीन से बनाया है. तो एलमंड है और वे प्रोटीन है, और जो ये फाइबर वाला जो शुगर होता है, तो ऐसा फाइबर जो खाने में मीठा लगता है लेकिन बॉडी में नहीं जाता, टॉयलेट से बाहर निकल जाता है. तो ओलिगोफ्रुक्टोज कहते हैं इनको, डाइटरी फाइबर की कैटेगरी में आता है. तो वो कंपोनेंट मिला के ये कुकीज़ हमने बनाई हुई है. तो ऐसे एलमंड का कुकीज़ है, कोकोनट का कुकीज़ है, तो ये चाय के साथ खाने के लिए. गिफ्टिंग के लिए ऐसे बर्फ़ी हैं, जैसे काजू की बर्फ़ी हो गई या कोकोनट की बर्फ़ी हो गई, चॉकलेट की बर्फ़ी हो गई. ऐसे कंपोनेंट जो आप गिफ्टिंग के लिए या स्वीट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वो चीज़ें भी, मतलब ऐसे नमकीन भी बनाई है कि एलमंड भुजिया हमने बनाया है, तो उसमें एलमंड के स्लाइसेस हैं उसमें, और एलमंड का बेस लेके वो नमकीन उसको बनाया गया है. तो खाने पीने के जनरली जो भी आइटम है, आटा है, नमकीन है, बिस्किट है, मिठाइयाँ हैं, वो सब डायबेक्सी की वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं. एंड दे आर फैंटास्टिक इन टेस्ट, और जनरली नट्स और सीड्स का बेस रहता है इनका. ओके. लोकेंद्र जी, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन हर कंपनी जैसे आती है कि शुगर फ्री आटा हो गया, शुगर फ्री कुकीज़ होगी, कुकीज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं. हाँ. लेकिन फिर हम जैसे अब डिटेल में समझते हैं तो फिर ये एक ग्लूकोज लोड आ जाता है, उसमें नई टर्म हमें पता चली. तो अभी हम डायबेक्सी पे भी कैसे ट्रस्ट करें? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट ट्रस्ट यू, बट एज अ कंज्यूमर मैं ऐसे क्या चेक करूं कि आई नो कि हाँ दिस इज द सेफ हेल्दी. तो सबसे पहला जो तरीका है, इफ आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, तो जैसे कि आप देखेंगे तो एक तो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं और जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये दिखाना ज़रूरी है.
हाँ सबको। तो इसमें हमें एक तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखने हैं, हाँ जी। ओके और इंग्रेडिएंट जो ईजीएल वाला जो चार्ट है उसमें आप इंग्रेडिएंट देख लो, इनका ग्लूकोज लोड कितना है, जनरली आपको सबका मिल जाएगा। ठीक है। इनके कोई आपको ऐसा कंपोनेंट मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ब्रेकफास्ट बार, राइट? हाँ, अब तो इसमें इसमें इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, अब देखिए। नट्स एंड सीड्स आर 35%, हाँ जी। आलमंड्स, कैश्यूज, कोकोनट, पीनट, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स। तो अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि एलमंड्स, पीनट, जो भी मतलब नट्स एंड सीड्स हैं, इनका ग्लूकोज लोड लेस देन 5 होता है। ठीक है। तो 35% आइटम ऐसा है जिसका ग्लूकोज लोड 5 से नीचे है। अब आगे देखिए। वे प्रोटीन, हाँ, वे प्रोटीन का भी 5 से नीचे है, क्योंकि वो ठीक है। 90% प्रोटीन होता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर, हाँ, इसका भी जो ग्लाइसेमिक लोड है ये काफ़ी कम होता है, 30 के आसपास होता है इसका। ओके। देन बेसन, हाँ जी। देन फ्रुक्टोलिगो, ये तो हाँ, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इसका 1 होता है। ओके। हाँ। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये फैट हो गया, तो इसका 0 होता है, फैट का 0 होता है। ओके। सो लाइक टोटल ओवरऑल कितना होना चाहिए मैं सबका कंबाइन करूँ? हाँ, तो जब हम इसका टोटल कंबाइन करते हैं तो इसका 4, 5, 6, 7, अंडर 10, जनरली जो भी बिस्किट है उसका अंडर 10 है। ओके। हाँ। एंड अगर हम नॉर्मल कोई बिस्किट देखते हैं, लेट्स से, हाँ, तो अभी है नॉर्मल, नहीं, अदरवाइज हम चेक हाँ, कर अगर लेते हैं। नॉर्मल कोई आप बिस्किट हाँ देखेंगे तो जी। उसका 40-50 की रेंज में आता है, 30-40-50 की रेंज में। ओके। ये 10 के नीचे आते हैं सब एंड जनरली। मेन रीजन इज क्योंकि उसका बेस कार्ब्स होता है, हाँ, और एक तो मैदा बेस होता है। मैदा होता है। आप ये हाँ जी। देखोगे जो डायबिटिक बिस्किट है, शुगर फ्री बिस्किट है, उसका बेस तो मैदा ही होता है। लेकिन हमारा बेस आलमंड फ्लावर होता है या कोई Right. और नट्स एंड सीड्स होते हैं। गॉट इट। तो एग्री। मतलब सबसे मतलब पहला कार्बोहाइड्रेट अगर मैं वैल्यू चेक करूँ इट्स जस्ट 43, जो जी। सब में बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, नहीं, 100 ग्राम इसमें आप में नेट कार्बोहाइड्रेट देखिए, नेट कार्बोहाइड्रेट टर्म लिखा होगा। नेट कार्बोहाइड्रेट इज 14 ग्राम। हाँ, तो 14 है इसमें, 100 ग्राम में 14 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सो एज सच कार्बोहाइड्रेट इज 43, हाँ, बट उसमें ओलिगो फ्रुक्टोज आ गया, हाँ, फाइबर्स आ गए। हाँ। ओके। तो जो नेट जो ग्लूकोज बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा वो सिर्फ That is 14%, सिर्फ 14%. 14%। और जो इसमें शुगर सुक्रोज 0 है, हाँ, ये वही शुगर है जो जनरली हम जो चाय में चीनी मिलाते हैं हाँ, वो होती है, हाँ, वाइट शुगर। वाइट ओके शुगर। एंड जो हम रिफाइंड शुगर की बात करते हैं उसमें भी वो सुक्रोज, वही सुक्रोज ही होता है वो भी सुक्रोज ही होता है। जी। तो हमेशा आप जैसे डायबेक्सी का आप लेबल देखें या किसी और का भी देखें तो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और आपके पास ईजीएल वाला चार्ट है उससे पहले कंपेयर कर लीजिए कि ये जो इंग्रेडिएंट है रेड में तो नहीं आ रहा। ओके, ओके फिर उसके बाद आप मतलब रफ आइडिया हाँ आपको जी। लग जाएगा एस्टिमेशन उसका। सही। गॉट इट। और इन केस फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डायबेक्सी का जो कॉल सेंटर नंबर है उसमें फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप इमेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हमारे यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हैं। ओके, सो ये तो हो गया एक किसी के पास बहुत माइंड है, पढ़ा लिखा है, जी। उसके लिए इन जनरल कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या वो, ऐसा कोई जानने का क्विक वे है? जनरली अगर मैदा नहीं है हाँ जी। तो वो अच्छा है, जिसमें मैदा है मतलब ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, वेरी बेसिक। अगर मैदा कितना भी कंपोनेंट है, चाहे वो मैदा कहे चाहे वो आटा कहे, आटा और मैदा में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। तो अगर वो गेहूं का बना है, मैदे का बना है या जवार का बना है या मिलेट का बना है तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। ओके। तो हमें ये देखना है कि अनाज है या नहीं प्रोडक्ट में। अनाज है तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। ठीक। सर जैसे ये आपका आटा है, जी। आटा आपका आटा नहीं लाइक डायबेक्सी आटा। नहीं नहीं, इन जनरल जैसे आटा एक प्रोडक्ट है, रोटी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए। जैसे अगर हम तेल देखते हैं, एक आदिवासी तेल भी बहुत पॉपुलर हुआ था हाँ, कि वो आप 3 मंथ्स लगाओ, फिर उसको लगाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अच्छे से नहीं लगाया, कम लगाया, हाँ, तो हम रिजल्ट ऐसे देख नहीं सकते। जी। तो हम कैसे श्योर हों कि ये वाकई में वर्क करता है या नहीं करता, या फिर हम सिर्फ इन वैल्यूज़ के बेसिस पे देखते रहें? अगर वैल्यूज़ के बेसिस पे भी चीज़ें ठीक नहीं होती तो एक कॉमन बंदे के लिए, मेरी नानी जैसे, मेरी मम्मी जैसे बंदे के लिए वो कैसे जज करे कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, दैट प्रोडक्ट इज नॉट गुड? डायबिटीज़ में सबसे बढ़िया तरीका कोई भी फूड चेक करने का वो है ब्लड शुगर। तो आप जब भी कोई फूड खाना हो तो खाने से पहले आपने ब्लड शुगर चेक कर लिया, वो खाना खाया, 2 घंटे बाद दोबारा चेक कर लिया। अब जैसे आपने गेहूं की रोटी खानी है हाँ जी। तो आपने गेहूं की रोटी खाई तो पहले ब्लड शुगर चेक कर लिया। मान लीजिए आपने आज भिंडी की सब्जी के साथ खाई
तो 2 घंटे बाद चेक कर लीजिए। अगले दिन वो मल्टीग्रेन आटा कि भाई ये बहुत बढ़िया होता है, उसकी रोटी खाइए, फिर वही भिंडी की सब्जी, 2 घंटे बाद दोबारा चेक कर लीजिए ताकि सेम बना रहे। ठीक है। तीसरे दिन आप डायबेक्सी आटे की रोटी खाइए, वही भिंडी की सब्जी के साथ, 2 घंटे बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कर लीजिए। तो आपको इंक्रीमेंटल डिफरेंस से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो कोई भी डायबेक्सी का प्रोडक्ट अगर आप खाएं तो खाने से पहले ब्लड शुगर चेक कर लें, खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक कर लें और कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ओके, सो इसका इंस्टेंटली हम ऐसे चेक कर सकते हैं? इंस्टेंटली पता लग जाता है। आप घर में ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। हाँ, पर ब्लड शुगर का पैरामीटर डायबिटिक में पता चलेगा क्योंकि उनमें बढ़ता है। जिसको डायबिटीज Yeah, नहीं है उसमें obviously. पता नहीं चलेगा। गॉट इट। एंड ये तो है स्पेशली डायबिटीज वालों के जी लिए ना। जी। लोकेंद्र जी, मैं अभी डिजाइनिंग देख रही थी, डायबेक्सी की डिजाइनिंग बहुत यूनिक और अलग भी की हुई है। जी सो आई थिंक आप डिजाइनिंग को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। मैं जानना चाहूंगी एज अ फाउंडर, जी। डिजाइनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड के लिए? देखिए, दिस इज ए कम्युनिकेशन। सो वी कॉल इट डिज़ाइन कम्युनिकेशन। सो वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू डिज़ाइन। राइट। सो आई थिंक जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन है। व्हेन इट इज़ सिटिंग ऑन द शेल्फ और इट इज ऑन योर मोबाइल फोन, इट कम्युनिकेट्स समथिंग, इट सेज अबाउट इटसेल्फ कि ये क्या है। या इट तो स्पीक्स विद द हाँ, ऑडियंस तो हु आर हाँ, कमिंग टू बाय देम। जी। तो आपके जैसे लोग वो कम्युनिकेशन करते हैं। जी। तो जैसे आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, आपके डिज़ाइंस दे से अबाउट द प्रोडक्ट। राइट। तो सो बिना बोले कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे? सो आई थिंक दैट्स द डिज़ाइन पार्ट एंड यू आर द मास्टर ऑफ द डिज़ाइन। सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट सेल्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द सक्सेस। डिज़ाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सक्सेस। अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट की सक्सेस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। एग्री। So one component out of lot of other component, one component is design. राइट राइट, 100% राइट। लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जितना मैं समझ पाई हूँ, इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग। जी एंड आप लोगों को अवेयर भी करते हैं इसके बारे में। जी आप इतने पैशनेट हैं, यू हैव रिटन अ बुक ऑल्सो। जी। तो अभी इतना अच्छा सब करने के बाद बिजनेस में आपको कोई चैलेंजेस भी आते हैं एट दिस स्टेज? बिजनेस में जो चैलेंजेस हैं वो जनरली ग्रोथ के होते हैं कि हाउ टू ग्रो फ्रॉम हियर टू 5x 10x, कैसे नेक्स्ट ग्रोथ कैसे लेके आए। क्योंकि जो चल रहा है वो तो सब अच्छा चल ही रहा है। जी। तो ग्रोथ के नए एवेन्यूज ढूंढना, सो एक्सपेंडिंग फ्रॉम द कंफर्ट जोन ना, तो वो थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि शुड वी डू, शुड वी नॉट डू, क्या हमें बेनिफिट है क्या नहीं है। बट हमारा गोल है कि टू रीच एवरी डायबिटिक पेशेंट इन दिस कंट्री। So we are expanding as the power we have because we are bootstrapped, self-funded, and I have a vision for next 50 years for myself. कि आई वुड लाइक टू नो 50 दैट प्लीज। तो मुझे एक तो आई डोंट हैव एनी रिटायरमेंट थ्योरी। आई डोंट बिलीव इन रिटायरमेंट। So till the end of the day or the day I die, I would like to work. I don't want any retirement. दूसरा, every day when I am working, I would like to contribute. I want to give it back. So Diabexi is a way of giving back to the society. मेरे लिए business social service है. So when it is a social service, I should give the best product to my consumer. I should treat my employees in a best manner कि जो जहाँ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी हो, because they are part of everything. और जो भी इन्वेस्टर्स हैं या बैंकर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनको बेनिफिट मिले. So I believe कि social business which is a win-win situation. तो वो हमारी थ्योरी है. और दूसरा कि सर्विंग का एटीट्यूड होना चाहिए कि वी आर सर्विंग द कम्युनिटी, वी आर सर्विंग द गवर्नमेंट ऑल्सो. क्योंकि अगर आप बिजनेस एनालाइज करें, द बिगेस्ट एक्सपेंसेस इज टैक्सेस इन द बिजनेस. 30%। हाँ, सो बिगेस्ट एक्सपेंस ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए जो आपकी ग्रॉस सेल होती है उसका 20% के आसपास गवर्नमेंट के पास जाता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल. बट गवर्नमेंट इज द पार्टनर. आप सोचिए कि गवर्नमेंट नहीं हो तो आप कैसे बिजनेस करेंगे? मतलब अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे. गुंडागर्दी में आप क्या बिजनेस करेंगे? तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. तो रेदर देन सेइंग कि गवर्नमेंट बैड है, नो, इट्स द नीड ऑफ द बिजनेस, अ गुड रेगुलेशन. तो आपको पता है आज आपने ब्रांड क्रिएट करा और कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट, देयर आर रूल्स, है ना. आपने किसी को माल दिया, उसने पेमेंट नहीं दी, तो यू गो टू द गवर्नमेंट, इसने मेरी पेमेंट नहीं दी. तो वी नीड गवर्नमेंट. बिल्कुल. तो गवर्नमेंट इज पार्टनर इन योर बिजनेस. सो वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस. कस्टमर इज पार्ट ऑफ बिजनेस, ही इज हेल्पिंग यू टू ग्रो.
इन रिटर्न वी हैव टू हेल्प हिम. Hmm. सो जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं बिजनेस में, सो एवरीबडी विंस इन दैट सिचुएशन. इसलिए ग्रोथ चाहिए हमें, बट मैं ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करके ग्रोथ नहीं चाहता, मैं लॉस करके ग्रोथ नहीं चाहता. अगर बिजनेस ग्रो हो रहा था, इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबली. आई डोंट वांट टू लूज एंड ग्रो. आई डोंट थिंक दैट्स ए ग्रोथ. अमेजिंग. इट्स वेरी नाइस टू नो एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी आपने हमारे साथ शेयर किया. फीलिंग वेरी मोटिवेटेड ऑल्सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एंड डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी जो नॉलेज खैर मुझे नहीं थी, कैसे क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, इतनी गहराई में आपने सारी चीज़ें शेयर की हमारे साथ. वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस. Thank you. Thank you. I am so happy. I met you as so lovely people, and I am amazed now what kind of team you are, so perfectly aligned and working all together. I think a lot to learn from you. Oh, it's a pleasure, really. Thank you. We also have a lot to learn, especially one thing कि जो जनरली बहुत कम मिलता है कि कपल एक बिजनेस को स्टार्ट से एंड तक अभी भी रन कर रहे हैं. जी. एंड मैम से भी हम मिले जी. तो वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. एंड जी. शार्क टैंक पे भी आप इकट्ठे गए थे. जी. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी. मैम के बेसिकली अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं आपको? देखिए, जो मतलब एज ए बिजनेस फिलोसफी, हाँ क्योंकि जी. व्हेन यू आर वर्किंग इन बिजनेस हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, तो जब हमारी शादी हुई और उससे पहले जब हम मिले, सो वी हैड ए कॉमन गोल. Okay. टुगेदर वी सेट डाउन एंड डिसाइडेड ए कॉमन गोल इन लाइफ कि ये हमें अचीव करना है. सो इट वाज नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट वाज वन थिंग. सो व्हेन वी आर वर्किंग बिजनेस, वी आर वर्किंग टुवर्ड दैट वन कॉमन गोल. सो अगर मैं और मेरी वाइफ, वी आर कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स ऑफ द डे वी आर टुगेदर. मतलब घर में भी साथ में रहते हैं, ऑफिस में भी साथ में रहते हैं, फैक्ट्री जाते हैं तो साथ में जाते हैं, सुबह जिम जाते हैं तो साथ में जाते हैं. सो ऑलमोस्ट 24 आवर्स वी आर टुगेदर. Right. एंड हाउ वी कैन बी टुगेदर इफ़ यू डोंट हैव ए कॉमन गोल? Agree. तो सबसे पहला कॉमन गोल बहुत ज़रूरी है. एंड दूसरा, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द थ्योरी ऑफ कपल डूइंग बिजनेस इज रेस्पेक्ट. समटाइम्स दे वर्क टुगेदर बट वन पार्टनर डजंट रेस्पेक्ट अनदर. सो रेस्पेक्टिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो ज़रूरी है कि अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे. Right. राइट. है ना. एंड गिविंग स्पेस to grow and think about each other. So there are a lot of things. So we don't fight. हाँ. We don't all. fight. So we don't fight because we decided not to fight. Why we should fight? If you want something, let it. If there is something, let's discuss. If still you want to do, let's do it. So we made a rule: we don't fight. Nice. I think everyone should make this rule and follow. Follow this also, yeah. Making rules is easy, so is breaking. Following is- difficult. So generally, when you have a goal together, तो things becomes easy. मान लो कपल में 2 आदमी हैं, एक ये बनना चाह रहा है, एक वो बनना चाह रहा है, तो लाइफ कैसे सेटल होगी? बैलेंस नहीं हो पाएगा. They have to come together Yep. to live a Yeah. good life. जी. So that's why life partner, is partner in the life. So there is a life goal, there is a life partner, and there is a life to live. Right. That's very beautiful. So अभी आपके बीच में वो नहीं होते कि लाइक डिसआर्ग्यूमेंट्स या फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे डिवाइड की हुई हैं? जी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये समझ लीजिए कि आर्ट और कॉमर्स निशु मैडम देखती हैं और साइंस में देखता हूँ. Okay. तो जो भी बिजनेस में साइंस वाला कंपोनेंट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या नया कंटेंट क्रिएशन है या रीचिंग आउट टू द पीपल है, तो साइंस वाला काम मेरा है, कॉमर्स और आर्ट वाला काम इनका है. तो सोशल मीडिया पे क्या जाएगा, डिज़ाइनिंग क्या होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें ये करते हैं. ट्रेनिंग पार्ट मेरा होता है कि हैविंग अ विज़न, ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़, शोइंग देम द विज़न कि किस टाइप का हम काम करेंगे. तो आई एम फ्यूचरिस्टिक एंड शी टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे वर्क. ओके. तो ऐसे हम दोनों मिलके काम You करते make हैं. perfect सो team. आई थिंक मोर, आई रीड मोर, आई डू लेस वर्क. मतलब डे टू डे आई डोंट वर्क मच. ओके. शी वर्क्स, शी टेक्स केयर ऑफ द बिजनेस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम रीडिंग और सिटिंग थिंकिंग समथिंग. तो मेरा काम मतलब डे टू डे इन्वॉल्वमेंट कम है. शी रन्स द बिजनेस. ओके. Amazing. That's very nice. So अभी डायबेक्सी लाइक इट्स ऑल ऑनलाइन, राइट?
Yes, online. So, are you planning to take it offline also? Yes, we are recently we are working on the things to launch in a very short period of time in the retail market. So we'll be visiting the consultant and other people, those who are involved in the healthcare industry. So making them aware about Divexy, the product, what are the benefit about, related to the Divexy Atta mainly. So that will be the next phase of the growth which will come. So अभी तक जो हमें base create करना था, so we have created the base. Now I think it's time to grow in the retail market. So that will be starting shortly. Right. Amazing. That's really great to hear. Because this, like the way you explain, if it really works that way, it should be there in every home wherever there's a diabetic patient. Yes, so we As have I got a feel. grand vision for the brand. इसलिए मैंने कहा कि वी डोंट हैव रिटायरमेंट ऑप्शन लोगों का कि भाई बिजनेस बड़ा हो गया सेल करके विल चिल आउट समवेयर, वी चिल आउट इन ऑफिस. So when I am at work, I like it. That's great. So it was a pleasure talking to you and understanding in detail about diabetes, about business life, and also how to manage your personal relation with business. So thank you so much for giving your precious time, and we wish Divexy a huge success. Thank you so much, sir. Thank you for having me here, and I like the chemistry both of you have, the way you put questions and the way you try to understand. I think बहुत ही कम लोग हैं जो सचमुच में सीखना चाहते हैं, and I like the curiosity you have and the ability and willingness to learn. So that's great with you guys. थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा हमारे बारे में बोला. हमारी ऑडियंस को फाइनली आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अबाउट बिजनेस, हेल्थ एंड एवरीथिंग? देखिए, लेट मी कम in that design context, because you are in that industry. What makes a great design? What makes a great design? So there are a lot of components. या Placement, color, font, picture. You need to do everything at the right place in the right size. जी तभी एक ग्रेट डिज़ाइन बन के आता है ना. बिल्कुल. ऐसे ही आपकी लाइफ है. अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एवरीथिंग नीड्स टू बी इन द राइट प्लेस. अब जैसे हमने कहा सक्सेस के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले हाउ डू यू लुक, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, तो वो ड्रेसिंग. सो मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी. जैसे कि ब्रायन ट्रेसी, मैंने कहा कि ही वाज वंडरफुल ऑथर, मैंने उनसे सीखा. तो ही सेड, उन्होंने एक बार मैं पढ़ रहा था और उन्होंने लिखा द इम्पोर्टेंस ऑफ शाइनिंग शूज़ इन अ बिजनेस मीटिंग. व्हेन वी गो टू मीट समवन, इफ़ योर शूज़ आर शाइनिंग, यू गिव अ बेटर इंप्रेशन. तो शूज़ कैसे शाइन करें, वो तो क्लासरूम में सिखाया नहीं. तो मैं 2 दिन मोची के पास बैठा, मैंने उससे पूछा कि शूज़ कैसे शाइन करते हैं, व्हाट इज़ योर टेक्निक. तो ही हैड डिफरेंट ब्रशेस. उसके बाद 4-5 टाइप के, जब आप देखेंगे जब जूता पॉलिश करता है तो एक ब्रश लेके नहीं करता, वो 3-4 ब्रश लेके करता है. तो हर एक ब्रश का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है. सो आई लर्न दैट कॉम्बिनेशन, किस तरीके से आप क्रीम मिलाते हैं ताकि उसकी शाइनिंग ज़्यादा आए, हाउ यू पुट दैट. सो आई लर्न दैट. ऐसे ही व्हेन यू आर विजिटिंग समवन, हाउ डू यू वॉक. सो आई हायर्ड अ ट्रेनर टू टीच मी हाउ टू वॉक, कि आप चलते कैसे. आप देखो हर आदमी की 2 टांगें हैं चलने के लिए, पर सबकी चाल अलग है. बिल्कुल. सो हाउ डू यू वॉक, आई लर्न दैट. आप लोगों से बातचीत करते हैं, हाउ यू स्पीक, पॉज कैसे देना है, प्रोनाउंसिएशन राइट कैसे करना है आपको. सो आई लर्न एवरीथिंग. तो हर एक छोटी छोटी चीज़ वो हमें सीखनी पड़ती है. जैसे हमने कहा कि डिज़ाइन बनाया, अगर आपको कलर साइकोलॉजी नहीं आती तो आप अच्छा डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे. Right. व्हाट कलर क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ Emotions. इमोशन इन योर माइंड. सो तब वो आप प्रोडक्ट से एसोसिएट करेंगे. ऐसे ही आपकी लाइफ है. एवरीबडी इज ए सेल्समैन, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, यू कैन नॉट प्रोग्रेस. एंड टू बी अ गुड सेल्समैन, फर्स्ट यू नीड टू बी अ प्रेजेंटेबल सेल्समैन. एग्री. So first, so grooming, overall, this, I think everything will sum up as a grooming. So grooming is one part of business success. So we should know how to groom. And then lot of other things. मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने टेली भी सीखा है, अकाउंटिंग भी सीखा है, और ट्यूशन लिए हैं इनके. वाह. सो आई लर्न एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस की जो सक्सेस के लिए ज़रूरी हो सकता है. मैं अकाउंटिंग नहीं करता, ना मैं लिखता हूँ, बट मुझे मोटे मोटे से कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा इस तरीके से हो सकती है. सो दैट आई एम अवेयर कि बिजनेस में सारे कंपोनेंट होते हैं. जैसे बिस्किट, अब मैं तो फार्मा बैकग्राउंड से हूँ,
तो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, क्रीम ये सब बनाना हमें सिखाते हैं कॉलेज में कि अच्छी क्रीम कैसे बनाएंगे, अच्छा इंजेक्शन ये सब कैसे बनाएंगे, स्टेराइल कैसे बनाएंगे। लेकिन ये बिस्किट, नमकीन जो आप सब देख रहे हैं, ये हमने सीखा, मैंने इसका भी कोर्स किया है। अच्छा, एक बार इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ हाँ मैं। जी। तो एक मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि भाई ये बेकरी का कुछ कोर्स था, बिस्किट विस्किट ऐसा खाना बनाना सिखा रहे थे। तो मैंने फ़ोन किया कि मैं एनरोल करना चाहता हूँ कि आप बिस्किट विस्किट बनाना सिखाते हैं। बोले नहीं, इट इज़ ओनली वुमेन्स क्लास, हम ओह! मेंस को नहीं सिखाते। अच्छा। तो मैंने कहा यार सिखाने में क्या है, जो भी हाँ। सीखना चाहते हैं सिखाते। बोले नहीं, हम सिर्फ औरतों को सिखाते हैं, आदमियों को नहीं सिखाते। सो देन आई फाउंड आउट कि अच्छा ऐसा भी होता है कि आदमी औरतों को अलग अलग सिखाते हैं। देन आई फाउंड आउट कि कौन है जो आदमियों को भी सिखाता है। ओके। सो देन आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट जो जिनके कोर्सेज थे, एंड दे वर टीचिंग कि ये बिस्किट और ये सब बनाना कैसे सिखाते हैं, केक कैसे बनाते हैं। सो आई लर्न दैट। सो हर चीज़ सीखी जा सकती, इसीलिए मैं मतलब मेरा फंडा लाइफ में ये है, यू कैन बिकम व्हाट यू वांट, जस्ट ट्राई टू डू दैट। आप सीखो, आप कर सकते हो, इट्स डूएबल। राइट। So you are saying कि it's very opposite to what many people say कि you hire a team or you hire someone to do some work instead of you learning or doing it. You are saying कि आपको सब कुछ सीखना बिजनेस के अंदर आपके जो भी इम्पोर्टेंट है वो आना चाहिए. यस, हाँ, आई एम नॉट इन हरी कि मुझे नहीं आता, ये सबको आता है। बिकॉज द मोमेंट एज ए बिजनेस ओनर यू डोंट अंडरस्टैंड वन कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस, यू डोंट कंट्रोल इट, यू डोंट अंडरस्टैंड इट, तो आपका हमेशा उल्लू बनाया जाएगा। आपको हर चीज़ में समझ आनी चाहिए, चाहे आप करें नहीं, पर समझ में आना चाहिए। Got it. चाहे फाइनेंशियल डील है, पर मुझे फाइनेंस समझ में आना चाहिए कि इफ़ आई एम डीलिंग इट फाइनेंशियली। Exactly. तो हमें एज ए बिजनेस ओनर वी शुड नो एवरीथिंग, और खुद सीख के ही आएगा। तो जो जल्दबाजी में है कि हायर कर लो, आउटसोर्स कर लो, आउटसोर्सिंग जब आपको कुछ आता ही नहीं। आउटसोर्स आपको क्या पता कि जो आदमी डिसीजन ले रहा है आपके बिहाफ पे सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। Right. तो मैं बिलीव करता हूँ सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म थिंग। एक बार हम एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो वहाँ पे एक कोई पहले ब्लॉगर होते थे, ब्लॉग राइटिंग वाला चलता था हाँ ना। जी, हाँ हाँ जी. जी। हाँ, तो एक ब्लॉगर था, तो हम उससे मिले। तब तक हम सोशल मीडिया वगैरह इस पे आए नहीं थे, ना हमें समझ थी इस तरीके की। तो वो मिला हमसे और हमने कहा कि यार हमें भी बताओ। बोला यार एक काम करो, मुझे काम दे दो, मैं कर दूंगा, आपको तो 3 साल लगेंगे सीखने में। ओह. मैंने कहा 3 तो बहुत कम है। मुझे अच्छा. तो 60 साल काम करना है, तो मैं 3 साल में सीख लूंगा, तू बता दे मुझे। तो अगर कोई कहते साल भर लगे, सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, साल भर, आई एम रेडी। तो लर्निंग में टाइम लगता है, बट वी शुड बी रेडी फॉर दैट। That's a very unique approach. जैसे आपने 3 साल कहा ना, मेरे मन में ऐसा अच्छा 3 साल, बट यू टुक इट लाइक बस 3 साल सीख जाएंगे, इट्स फाइन. कि 60 साल काम करना है, 3 साल इज क्वाइट शॉर्ट टाइम। तो अगले 60 साल हम अपंग तो नहीं रहेंगे ना। अगले 60 साल मैं अपाहिज नहीं हूँ, 3 साल में मैं सीख लिया, और अगले 3 में कुछ और सीख लूंगा, अगले 3 में कुछ और सीख लूंगा। So everything is learnable skill. Yeah, that's very again thoughtful and very unique perspective. अभी मुझे भी एक लाइन याद आ रही है, मैंने किसी बुक में पढ़ी थी कि आप बूढ़े एज से नहीं होते, आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सीखना बंद कर देते हैं. Yes, very true, So, very true. हमेशा जवान रहे, सीखते रहे. आपने ना भी एक और चीज़ बताई, ऑल्दो वी वर गोइंग टू एंड इट हेयर, बट एक और चीज़ निकल के आई. व्हेन यू सेड कि यू वर इन फार्मा, आप एक रिप्रेजेंटेटिव थे, राइट? सो आई थॉट कि यू वर इनटू सेल्स और समथिंग, बट जस्ट नाउ यू टोल्ड कि आपको मेडिसिन बनाना भी सिखाया जाता था कॉलेज में एंड ये सब भी. तो जैसे जनरली कहते हैं दवाइयों के बारे में, एक सिंपल सा बहुत जेनरिक क्वेश्चन है कि हमें पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, बुखार हो गया तो उसकी गोली नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. सो इज़ इट ट्रू कि पेन किलर्स आर रियली बैड फॉर आवर हेल्थ? नहीं, In अगर other आपको way. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो आपको ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप रोज पेन किलर ले रहे हो अगले 6 महीने तक, हाँ तो जी. आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। ऐसी कोई मेडिसिन है जो बहुत कॉमन है, हमें अवॉइड करनी चाहिए? बट नहीं यार, देखो रेगुलर लेने में प्रॉब्लम है, ओके. कभी कभी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे थायराइड है, थायराइड की डेली ही डोज चलती है, हाँ सो और डॉक्टर कहते हैं वो लेनी ही पड़ेगी, हाँ तभी बैलेंस रहेगा सब हाँ कुछ. हाँ। सो व्हाट अबाउट दैट? थायराइड का जो हार्मोन है ना हमारे इधर थायराइड जी. ग्लैंड में क्रिएट होता है, तो जब हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलते और इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक तो कि इसको नीड कम हो,
थायराइड Okay. हार्मोन की। दूसरा हम ऐसे न्यूट्रिएंट दें कि जो थायराइड हार्मोन बनाने में हमारी हेल्प करें, और डोजेज या तो ना लगें, और लगे भी तो बहुत मिनिमम डोज लगे। तो वो जो थायराइड की बहुत मिनिमम डोज लगेगी तो दैट विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म। आई थिंक लॉन्गर टॉपिक, थायराइड longer. itself is a big topic. Big topic, really, yeah. Okay. Because I'm taking this from last 8 year to 9 year. Every day I used to have that in the morning. सो बेसिकली आपने वो रिलीफ दे दिया कि मेडिसिन ऐसे दुश्मन नहीं है, Yes. ऑब्वियसली अगर वो हम एक लिमिट में और हेल्थ कभी कभी इमरजेंसी में लेते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इज योर फ्रेंड। हम्म। आदमी खुद का ही दुश्मन है। Okay. Thank you once again. Thank you. Again, short knowledge was very helpful. Thank All you. right. Thank you. Thank you so much. नमस्कार। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर लाने वाली हूँ, एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए भी इतना ही हेल्पफुल रहे, एंड आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को एंड अपने डियर वंस की हेल्थ को और बेटर बना पाएँ। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल एपिसोड्स के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग शालोनिशा पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।